हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? बढ़िया? मज़े में? शानदार चल रहा है? पहली क्लास आपकी हो चुकी है और उसमें आपने देखा कि सारे जो महत्वपूर्ण डेटाज़ थे, महत्वपूर्ण योजनाएँ थी, महत्वपूर्ण अभियान थे, चर्चित पर्सनैलिटी थी और भी सारी बाकी की चीज़ें थी, वो अपन ने उसमें देखी। उस क्लास में बहुत शानदार तरीके से अपन ने समझा चीज़ों को और याद करने का भी प्रयास किया। खैर, आरएएस 360 के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर की बाप लेवल सीरीज में अपन जो है पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें जो रिमेनिंग जो है राजस्थान करंट अफेयर जून मंथ का जो डिटेल्ड आपके जो चल रहा है प्रोग्राम, उसमें जो है थोड़ी सी चीजें अपनी बाकी है। जैसे महत्वपूर्ण खेल है, महत्वपूर्ण एमओयूज जो है, समझौते जो रहे हैं, और उसके अलावा आपके महत्वपूर्ण सम्मेलन जो है, ये सारे फैक्ट जो है, रिमेनिंग फैक्ट जो बचे हुए हैं, वो सारे इस क्लास में अपन करने जा रहे हैं। अपना यही उद्देश्य है कि कोई सिंगल क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं, सिंगल फैक्ट जो है वो छूटे नहीं। हालांकि मेन उद्देश्य तो ये रहता है कि इस क्लास का भी मोटो यही है कि अपने को चीजें पढ़नी क्या है वो जरूरी नहीं, चीजें छोड़नी क्या है उस पर ये पूरी क्लास बेस्ड रहेगी। क्योंकि जो सारे डेटाज, इतने सारी न्यूज आती है, उन सारी न्यूज में से अपन पूरी टीम मिलकर जो है यही काम करती है कि स्टूडेंट को जो है ऑथेंटिक मैटर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट मैटर है वही उपलब्ध करवाया जाए। और उसी क्रम में बाकी के रिमेनिंग डेटास देखते हैं। रिमेनिंग डेटास देखने के बाद में अपन जो है पूरा राजस्थान का जून मंथ जो है मात्र जो है 2 से 3 घंटे के अंदर जो है कवर करके फ्री हो जाएंगे। इसी प्रकार जो है आपको पीएसआई एग्जाम के लिए 3 से 4 मंथ, बाकी मई का अपन जो उसमें टेलीग्राम में शेयर कर चुके, जून का आपके शेयर भी कर चुका है कंपाइल्ड पीडीएफ, और क्लासेस भी चल रही है। पीआईबी की क्लास भी आपकी हुई, इंटरनेशनल की क्लास भी आपकी हो जानी, और जो है राजस्थान भी आपका चल रहा है। इसके बाद में जो है रिमेनिंग मंथ जो है वो भी करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका आर एस प्री के लिए भी जो है नवंबर तक का करंट अफेयर जो है, मई से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर मान के चलते हैं तो लगभग लगभग आपको कवर करवा दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़े, जो ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, सारे जो आपको पीडीएफ वहां पे जो शेयर की जाती है वो मिलती रहे। चलो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस प्रकार ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लो, ताकि जो आपको कंपाइल्ड पीडीएफ भी मिले और डेली का जो उसके अंदर न्यूज में जो पीआईबी हो, सुजस हो, सारा जो है न्यूज का उसके अंदर मिले। हाँ, इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज और हमने जो है शुरू कर दी है, थोड़े दिनों पहले ये शुरू कर दी थी। इसके अंदर आपका जो डेली सुजस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस का जो है एक्सप्लेनेशन विथ बहुत शानदार तरीके से जो है उसके अंदर दिए जा रहे। इसके अलावा जो आरएएस 360 एग्जाम गाइड के रूप में आपको जो है डेली न्यूज़पेपर कटिंग्स में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ें होती है उनके क्वेश्चन जो है आरपीएससी बेस्ड पैटर्न पे, वो भी आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में दिए जा रहे हैं। एक पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है डेली एक फिक्स टाइम पे दिए जा रहे हैं, ताकि वो न्यूज जो चल रही है, हालांकि दो अखबार के अंदर होता है कि आज एक न्यूज आई तो हर 2-3 दिन बाद में वापस उसका रिपीटेशन कहीं ना कहीं पे हो जाता है, तो आप उनको भी पढ़ते रहे और अखबार में जैसे ही वो देखेंगे उसके बाद आप जो क्वेश्चन भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपका रिविजन में वो आसानी रहेगी। और इसके बाद जब आप क्लास देखेंगे तो आपके लिए क्लास ऑलरेडी आसान पहले ही हो चुकी होगी। क्लास में अपन एज ए रिकैप उनका और एज ए रिवीजन जो है बहुत शानदार तरीके से करेंगे, तो वो छोटी सी क्लास में आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात कर लेते हैं। अपन ने उसमें उस क्लास में काफी सारी बातें कर ली थी। अब जो है रिमेनिंग जो है महत्वपूर्ण सम्मेलन है उन पर अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन, जो इन कर्मचारियों की जो एक संस्था होती है, उसका एक जो है सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। आपके कहाँ पर? तो ये आपके जयपुर के अंदर जो है आरआईसी जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, उसके अंदर जो है ये आपका आयोजित किया गया। कौन सा अधिवेशन था भाई? ये 9वां अधिवेशन था। इस जो सम्मेलन का कौन सा अधिवेशन? 9वां अधिवेशन। मेनली मोटा मोटी इसमें कुछ भी नहीं है, जो नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं उन सभी कर्मचारियों का एक जो है
सम्मेलन ये आयोजित किया गया। ईओआरओ के लिए जो है इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, ईओआरओ के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। हालांकि पूछ सकते हैं एग्जाम में, पर ईओआरओ के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही सही। आरआईसी जयपुर के अंदर कौन सा अधिवेशन? 9वां अधिवेशन। किसका? नगर पालिका कर्मचारियों का। कब? 30 मई 2026 को। रिमेनिंग जो होता है इसके अंदर ये होता है कि लास्ट के जो है मई के वो जून में जो है कंक्लूड कर लिए जाते हैं। जैसे जून के जुलाई में कंक्लूड कर लिए जाएंगे तो आपका फैक्ट जो है वो छूटेगा नहीं, सारी चीजें आपको जो है इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। मुख्य विवरण वही मैंने बताया, नगर पालिका कर्मचारियों का राज्य स्तरीय एक प्रकार का ये सम्मेलन है। छोटी सी बात है इसके अंदर, राजस्थान नगर पालिका कर्मचारियों को एक सम्मेलन, राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? आपके राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, आरआईसी जयपुर के अंदर ये आयोजित किया गया। और जो है कौन सा अधिवेशन था? ये 9वां अधिवेशन था। नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम। ये नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम एक प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम है। कहां पर? जयपुर के अंदर। आयोजक विभाग महिलाओं के लिए है, नारियों के लिए तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जो मंजू भागमार जी, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, कौन से अवार्ड सबमिट में दिया गया, वो थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि कितना का आपको याद रहा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं संवाद करना। तो नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम ये कहा? आपका जयपुर के अंदर, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव, स्पोर्ट्स कॉन 2026 जो है वो आपकी आयोजित हुई कहाँ? जयपुर में, जो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है वहां पर आयोजित होती है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में। ये स्थल देख लेना, 6-7 जून 2026 को। थीम क्या है इसकी? बियॉन्ड द गेम। ये थीम याद रखना इसकी। कौन सी थीम है? बियॉन्ड द गेम। फीता काटने कौन आए? तो आपके कर्नल साहब है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब। स्पोर्ट्स कॉन कहाँ आयोजित की गई? जयपुर के अंदर, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में, 6 से 7 जून को। थीम क्या है? बियॉन्ड द गेम। आदिवासी विकास मेला, आदिवासी विकास मेला जो आपका कहाँ आयोजित किया गया? डाबी बूंदी के अंदर। कहां पर? डाबी बूंदी के अंदर, 13 जून 2026 को। विशेष याद किसकी याद में रहा है? तो अमर शहीद नानक जी भील के शहादत दिवस पुण्यतिथि की याद में यह मेला आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? डाबी बूंदी में। नानक जी भील को अपन राजस्थान हिस्ट्री में अच्छा खासा पढ़ते हैं, तो वही जो है उनके बारे में अब इनकी जो है याद में जो है ये मेला आयोजित किया गया। कौन सा मेला? आदिवासी विकास मेला। तो नानक जी भील से संबंधित क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, देख लीजिएगा राजस्थान हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़े तब। नानक जी भील। युवा संबल मेला, युवा संबल मेला का आयोजित किया गया आपके भिलवाड़ा में। कब? 23 जून को। संस्था कौन सी? जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय भिलवाड़ा। सामान्यतः रोजगार के लिए जो है ये मेला आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? 23 जून 2026 को भिलवाड़ा के अंदर। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, स्वरोजगार योजनाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण, ये इसमें टाइम भी बताया, ये भिलवाड़ा के अंदर आयोजित किया गया। इतना सा ध्यान रखना। युवा संबल मेला कहाँ आयोजित किया गया? 23 जून 2026 को भिलवाड़ा के अंदर। एक क्विक रिवीजन के रूप में देखें तो नगर पालिका कर्मचारियों का जो फेडरेशन, उसका जो राज्य स्तरीय सम्मेलन था वो आपका कहाँ आयोजित किया गया? आरआईसी जयपुर के अंदर। कौन सा संस्करण था? तो 9वां अधिवेशन था वो। 30 मई 2026 को यह आयोजित किया गया 9वां महाअधिवेशन। नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम ये कहाँ हुआ आपका? तो ये भी आपका जयपुर के अंदर हुआ, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। विभाग कौन सा इसमें? महिला एवं बाल विकास विभाग। स्पोर्ट्स कौन कहाँ आयोजित हुई आपकी? तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी आपके जयपुर के अंदर। फीता काटने कौन आए? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब। कब हुई आपकी ये? 6 से 7 जून 2026 को। थीम क्या थी इसकी? बियॉन्ड द गेम। आदिवासी विकास मेला नानक जी भील की शहादत के याद में कहां पर? ये डाबी बूंदी के अंदर आयोजित किया गया 13 जून 2026 को। युवा संबल मेला आपके भिलवाड़ा के अंदर, रोजगार देने के लिए जिला प्रशासन व रोजगार कार्यालय के द्वारा 23 जून 2026 को। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी इसके अंदर। ये सम्मेलन मेले अपन ने सारे जो है जून के कवर कर लिए। अब जो है आपके महत्वपूर्ण एमओयू, महत्वपूर्ण समझौते, इसके अंदर जो है बात करेंगे। 3-4 महत्वपूर्ण एमओयू हुए हैं जून के अंदर। ये सारे आप अपन जो है इन एमओयूज के बारे में जानकारी देखेंगे। सबसे पहला राजस्थान कृषि विभाग और वाधवानी एआई के मध्य एक एमओयू, बड़ा शानदार सा एमओयू। इसके अंदर राजस्थान सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है वित्तीय भार नहीं आएगा। इस समझौते के अंदर जो है राजस्थान सरकार के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का वित्तीय भार जो
नहीं आएगा। सारा का सारा वाधवानी एआई जो है निःशुल्क रूप में जो है अपने को चीजें प्रोवाइड करवा रहा है। इसके जो सॉफ्टवेयर एप्स जो इसने बनाए हैं, जो कृषि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए शानदार शानदार एप्स इसने बनाए हैं, वो सारे के सारे जो है ये फ्री के अंदर जो है वाधवानी एआई जो है वो अपने को प्रोवाइड करवाने जा रहा है। देखते हैं एमओयू की और बातें। राजस्थान कृषि विभाग और वाधवानी एआई के मध्य एमओयू। आयोजन स्थल भाई कृषि विभाग से जुड़ा है तो कहाँ होगा? कृषि पंत कृषि भवन जो है आपका जयपुर के अंदर ही। कृषि विभाग से जुड़ा है तो पंत कृषि भवन जयपुर के अंदर। इसकी जो प्रकृति है, जैसा एक गैर वित्तीय समझौता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, गैर वित्तीय समझौता है जिसमें राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रभावी रूप से लागू करना। ये ध्यान रखो बस। वाधवानी एआई के मध्य है, किसके साथ? राजस्थान सरकार का। वाधवानी एआई के मध्य एआई को किसमें जो है बढ़ावा देना है? तो एआई को कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए समझौता हुआ। 3 साल तक के लिए ये समझौता लागू किया गया। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2026-27 और राज्य की व्यापक एआई एमएल नीति को पूरा करने के लिए, एआई एमएल नीति को पूरा करने के लिए जो ये कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नीति थी उसको पूरा करने के लिए ये जो है समझौता किया गया। कौन सा समझौता? कृषि विभाग और वाधवानी एआई के मध्य समझौता। किस लिए किया गया है? तो कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। अब किस प्रकार बढ़ावा दे रहे हैं देखते हैं। समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा? टारगेट उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों से जोड़कर कृषि पद्धतियों, मौसम पूर्वानुमान और फसल सुरक्षा को आधुनिक बनाना। कितने साल के लिए भाई? 3 साल के लिए। बस ये छोटी सी बातें थी इसके अंदर। सबसे पहली बात देखी अपन ने, कृषि विभाग और वाधवानी एआई के मध्य ये जो है एक प्रकार का समझौता हुआ है। क्यों हुआ है? गैर वित्तीय समझौता हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है लागू करना किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में, ताकि मौसम पूर्वानुमान के पहले ही अपने को जानकारी मिल जाए। उसकी जानकारी मिलने से क्या होगा भाई? जो कृषि के क्षेत्र में जो अपन फसल बुआई के टाइम जो इसकी कैसा मौसम रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, बारिश कब होनी है, बुआई के टाइम, कटाई के टाइम, फसल को घर ले जाने के टाइम, उसको मंडियों में ले जाने से पहले, ये सारी जानकारियां ऑनलाइन माध्यम से अपने को पहले ही पता चल जाए। तो उस प्रकार से अपन जो है पूरा कृषि साइकिल जो है उसको सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए जो है ये एमआईयू है। ध्यान रखना साथियों, ये एक प्रकार का गैर वित्तीय समझौता है। राज्य सरकार के ऊपर इसका जो है कोई जो है वित्तीय भार नहीं आएगा। अवधि भी ध्यान रखना है इसकी साथियों, 3 साल की इसकी अवधि। अब ये जो वाधवानी एआई है, ये वाधवानी एआई अपने को इस प्रकार के जो है एप्स विकसित करके जो है वो दे रहा है, ताकि उससे अपने को जानकारियां मिल सके। पहला एग्रीवाणी। एग्रीवाणी एक प्रकार का बहुभाषी एआई चैटबॉट है। चैटबॉट है मतलब अपन इसके अंदर अब किसान जो है वो सारे के सारे ये कर सकते हैं कि भाई इस ऐप के माध्यम से वो अपनी स्थानीय लैंग्वेज, चाहे वो राजस्थान की हिंदी, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे आपकी हिंदी हो, उसमें स्थानीय लैंग्वेज में जो है वो मौसम पूर्वानुमान की जानकारी हो, सिंचाई प्रबंधन की जानकारी हो, खाद कीटनाशक की सटीक जानकारी, रियल टाइम जानकारी देने का काम जो है ये आपका एआई एग्रीवाणी जो है बहुभाषी चैटबॉट है वो इसके अंदर काम करेगा। कौन सी वाणी? एग्रीवाणी। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। क्या है? वाणी है। वाणी के मतलब इसको याद रखो कि सीधा सा यही है, एक बहुभाषी यही चैटबॉट है जो क्या है अपनी स्थानीय भाषा के अंदर किसानों को मौसम पूर्वानुमान की जानकारी हो, सिंचाई प्रबंधन की जानकारी हो, चाहे उनकी फसलों से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी हो, वो सारी की सारी जानकारियां देने का काम कौन करेगा? एग्रीवाणी। दूसरा इसके अंदर आपका सोयाबीन ग्रेडिंग, SGA। सोयाबीन ग्रेडिंग जो ऐप इन्होंने विकसित करके दिया, इसके अंदर होगा क्या कि जो ग्रेडिंग जो है, बीज जो अपन वापस बनाते हैं, उस बीज बनाने के लिए जो उसकी ग्रेडिंग की जाती है, उसको जो है बड़े बड़े वो छलने होते हैं, उसके अंदर छाना जाता है ताकि उसमें से खराब बीज हो या फिर खोखला बीज हो वो अलग रह जाए, और जो मेन जो बीज ऐसा जो सही बीज होता है वो उसमें से निकल के बाहर आ जाए। वो बीजों को किस प्रकार आप विकसित कर सकते हो, फिर उसके लिए मंडियों में किस प्रकार आप ले जाकर उसको अधिक दामों पर जो है उच्च दामों पर आप बेच सकते हो, उसके लिए उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये आपका सोयाबीन ग्रेडिंग SGA विकसित किया गया। सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर, स्मार्टफोन कैमरा आधारित गुणवत्ता मूल्यांकन टेक्निक, मंडी ले जाने से पहले अनाज की ग्रेडिंग और प्रोटीन के स्तर का सटीक आकलन ये आपको करके देगा। तो वापस देखते हैं इसके अंदर जो स्मार्टफोन कैमरा आधारित गुणवत्ता, आप उसके अंदर फोटो खींच के डालोगे, वो आपके बीज के बारे में प्रोटीन की सारी जानकारी वो देने का काम करेगा। तीसरा क्रॉप्स,
क्रॉप्स ऐप जो है एआई रोग पहचान टेक्निक, ये जो है एआई रोग की पहचान, ये जो है ऐसा क्रॉप्स ऐसा है, वो क्या करेगा, आपके जो उसमें जो किसी भी फसल की आप उसमें जो है फोटो खींच सकते हो। जैसे ही फसल के पत्ते की फोटो आपने खींच ली, उस पत्ते को कट रहा है या उसका जो है धूप से उसका जो है नुकसान हो रहा है, किसी भी प्रकार का उसका नुकसान हो रहा है, उसकी आप फोटो खींचो, एआई के इस ऐप में डालो। उस ऐप में डालने के बाद ये आपको सारी जानकारी दे देगा कि ये रोग कौन सा है और इस रोग को हटाने के लिए उचित समाधान क्या किया जाना है, वो सारी जानकारी दे देगा। उसके बाद में आप जाके उसकी दवाई लेके आ सकते हो और आराम से जो है पर्टिकुलर जैसा ये बताए उसके हिसाब से छाट उसमें जो है यूज कर सकते हैं, उसको छाट सकते हैं, उसमें काम में ले सकते हैं। उस प्रकार का ये एक क्रॉप्स जो है ये बीमारी को पकड़ने के लिए उसका समाधान बताने के लिए ये विकसित किया गया ऐप है। किसके द्वारा? वाधवानी एआई के द्वारा। कितने साल का समझौता? 3 साल का समझौता है। कंप्यूटर विजन पर आधारित है। किसान प्रभावित पौधे की फोटो अपलोड करेंगे और एआई तुरंत बीमारी की पहचान कर सटीक समाधान देगा, इलाज भी देगा भाई ये। हालांकि फोटो का में इलाज बता देगा कि ऐसे ऐसे करना तो अपने को ही है, पर ये समाधान आपको बता देगा। ज्यादा परेशान होने की इसमें जरूरत, एक तो अपन जो रोग ही नहीं पकड़ पा रहे, एक ये आपका रोग भी पकड़ पा रहा है और एक जो है समाधान भी कर रहा है। तो ये वाधवानी एआई की जो है शानदार पहल है। गैर वित्तीय समझौता है। एग्री एआई कलेक्टर और न्यूज मॉनिटरिंग, एग्री एआई कलेक्टर और न्यूज मॉनिटरिंग, ये जो है कृषि फसलों को जो नुकसान होता है, मुआवजे जो मिलते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी देगा। ये जानकारी किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? ये अधिकारियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो ऐप है ये अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बनाया गया है ताकि उनको राजस्थान के अंदर जो फसलों की सारी जानकारी मिल सकेगी। अभी जो है यहाँ इतनी फसलों को नुकसान हुआ है, इतनी फसलों में जो ओले गिरे, वो जो सारी न्यूज कलेक्टर का काम करेगा। ये एक प्रकार का ऐप ऐसा विकसित किया गया। ये जो टूल है ये विशेष रूप से कृषि विभाग के अधिकारियों तथा फील्ड स्टाफ के लिए तैयार किया गया। राज्य भर से कृषि संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड समाचार की ऑटोमेटिक निगरानी करता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी इस समझौते के तहत। वाधवानी एआई का जो है समझौता है, इसके तहत जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की जाएगी। कौन सा समझौता देखा आपने? वाधवानी एआई और किसके बीच में? कृषि विभाग के बीच में। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये आपका अलवर में, इसके लिए जो एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसमें जो है नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की जो है वो स्थापना की जाएगी। किन किन के बीच में ये समझौता हुआ है वो देखते हैं। एक तो आपका किससे संबंधित है? टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व किसके अंडर में आता है? तो वन विभाग के अंदर में आता है। वन विभाग, एक आपका साइन फाउंडेशन, इनके बीच में, और एक टाको। टाको क्या है? द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन। द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन जो वेदांता समूह है आपका, उस वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण व संरक्षण विंग है। एक कौन सा संगठन है ये? द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन टेको। ये किसका है? वेदांता समूह जो है आपका, उसकी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण व संरक्षण पहल है। तो पशुओं के कल्याण के लिए पहल है। दूसरा आपका साइन फाउंडेशन, तीसरा आपका वन विभाग राजस्थान सरकार के बीच में ये समझौता हुआ है। पर्यटकों के अनुभव और विश्व स्तरीय बनाने के लिए वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर और कन्वेंशन सेंटर की इसमें स्थापना की जाएगी। कौन सा समझौता है ये? ये सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के लिए किया गया है। वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन सेंटर और कन्वेंशन सेंटर की स्थापना हेतु किन किन के बीच में हुआ? टेको, द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन, वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पशु कल्याण व संरक्षण पहल है, साइन फाउंडेशन और वन विभाग के बीच में। इस प्रोजेक्ट की कुल राशि है वो कितनी है? 5 करोड़ रुपए। कितनी राशि है? 5 करोड़ रुपए, जिसमें से आपका 1 करोड़ कन्वेंशन सेंटर के लिए। किसके लिए? कन्वेंशन सेंटर के लिए 1 करोड़ की राशि कौन देगा इसमें? साइन फाउंडेशन देगा। कौन देगा इसमें? साइन फाउंडेशन देगा। और अनिल अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है, उसके लिए जो है कितनी राशि? 4 करोड़ की राशि कौन देगा इसमें? टेको जो है वेदांता समूह की जो है पशु कल्याण और संरक्षण विंग है, ये जो है इसके लिए ये 4 करोड़ की राशि देगा। अब आपका जो है वन विभाग क्या देगा भाई? वन विभाग ने तो कुछ ही नहीं दिया। वन विभाग इन दोनों के लिए जो वहां पर जो है जमीन उपलब्ध करवाने का जो है वो काम करेगा। तो ये कुल प्रोजेक्ट राशि कितनी है? 5 करोड़। कन्वेंशन सेंटर के लिए 1 करोड़ रुपए कौन देगा भाई? साइन फाउंडेशन। और अनिल अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर के लिए 4 करोड़ की राशि आपकी जो है एको वेदांता समूह की जो है पशु कल्याण और संरक्षण विंग है वो देने का काम करेगी। प्राचीन आयुष पांडुलिपियों का संरक्षण एवं डिजिटलीकरण, इस प्रकार जो है
ये पांडुलिपियां जो है ये पेज के अंदर है, पुरानी पेज में जो है उनका जो है डिजिटली संरक्षण किया जाएगा, ताकि ये जो है खराब भी हो जाए तो उनका डिजिटली संरक्षण, डिजिटली रिकॉर्ड आपके पास में मेंटेन रहे। तो उस प्रकार को इनको जो है पहले तो इनको डिकोड करना, और डिकोड करके जो है उनका एआई के रूप में जो है उनका डिजिटलीकरण किया जाए। उसके लिए भाई एमओयू किया गया, किस किस के बीच में, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर और टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है बीकानेर आपकी है, उसके बीच में समझौता हुआ है। तो आरटीयू बीकानेर के बीच में, और दूसरा किसके बीच में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर और आरटीयू बीकानेर के बीच में। किस लिए ये समझौता हुआ है, तो जो पुरानी आयुष पांडुलिपियां हैं उनका डिजिटलीकरण करने के लिए समझौता हुआ है। आयुर्वेद की प्राचीन पांडुलिपियों को सुरक्षित करना, डिजिटल तकनीकों द्वारा शोध और भावी पीढ़ियों हेतु डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करना। आपका इंडिया स्टोन मार्ट, इंडिया स्टोन मार्ट 2028, ये त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है किस किस के बीच में, रिको, सीडोस और लघु उद्योग भारती, रिको, सीडोस और लघु उद्योग भारती, ये याद रखना भाई तीनों, इन तीनों के बीच में एमओयू है। 17 से 20 फरवरी 2028 को आयोजन किया जाना जेईसीसी सीतापुरा के अंदर। अंतरराष्ट्रीय प्रचार 11 देशों में इसके रोड शो आयोजित किए जाएंगे। कौन सा, इंडिया स्टोन मार्ट 2028 में जो होने वाला है उसके लिए त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है रिको, सीडोस और लघु उद्योग भारती के बीच में। 17 से 20 फरवरी 2028 को इसका आयोजन किया जाना है जेईसीसी सीतापुरा के अंदर। अंतरराष्ट्रीय प्रचार 11 देशों में जो है इसके रोड शो भी आयोजित किए गए। उद्देश्य अधिक देशों की भागीदारी, रिकॉर्ड विदेशी खरीदारी, वैश्विक निवेश तथा आधुनिकीकरण व स्टार्टअप पर जोर। सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है, राजस्थान में सेमीकंडक्टर चिप बनेगी, इसके लिए नई नीति लागू की गई। कुल 24 नई नीतियां लागू की गई इस एमओयू के तहत, कितनी 24 नई नीतियां भी आपकी लागू की गई। ये सारे देखें, पहला अपन ने देखा कृषि विभाग और एआई के बीच, कृषि विभाग और वाधवानी एआई के बीच में जो है पहला समझौता हुआ था। राजस्थान कृषि विभाग 3 वर्ष का एमओयू हुआ था। एग्रीवाणी, सोयाबीन ग्रेडिंग और क्रॉप्स जैसे जो है इसमें ऐप और न्यूज कलेक्टर जैसे जो ऐप विकसित किए गए थे, सारे के सारे ऐप और सारी की सारी जो है ये 3 वर्ष के लिए एमओयू। और मेन इंपॉर्टेंट इसके गैर वित्तीय समझौता है, राजस्थान सरकार पे इसका कोई भार नहीं आएगा। दूसरा अपन ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए देखा, कहाँ, अलवर के अंदर। इसमें जो है वो नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं। इसमें साइन फाउंडेशन और टेको दोनों इसके अंदर राशि दे रहे हैं। कितने करोड़ की राशि, 5 करोड़ की राशि। वन विभाग आपका क्या कर रहा है, उसमें जो आपको जमीन देने का काम कर रहा है ये बनाने के लिए। आयुष वाला देखा, आयुष पांडुलिपि के डिजिटलीकरण के लिए, किसके बीच में, जो आपकी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर है और दूसरा आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर, दोनों के बीच में जो ये समझौता किया गया। और इंडिया स्टोन मार्ट 2028 जेईसीसी सीतापुरा, 11 देशों में इसके रोड शो और 34 नई नीतियां, सेमीकंडक्टर चिप, ये चीजें याद रखनी है आपको। ये आपके महत्वपूर्ण एमओयू है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस जो जून महीने के अंदर आए, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए कौन कौन से जरूरी है, उनमें क्या क्या बातें हुई, थोड़े से वो देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब आता है भाई आपका, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। पहले अपन ने देखा था लास्ट क्लास में कि विश्व पर्यावरण दिवस के विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि आपका 25 मई से लेकर गंगा दशमी जो है वहां 5 जून तक कौन सा चला था अभियान, वंदे गंगा जल जन संरक्षण अभियान। अब ये बात करते हैं भाई 5 जून के अंदर दिन क्या हुआ। राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया विश्व पर्यावरण दिवस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ जयपुर के अंदर। ये याद रखना भाई, थीम मोस्ट इसकी इंपॉर्टेंट है, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। किससे प्रेरित, प्रकृति से प्रेरित, किसके लिए, जलवायु के लिए, और किसके लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो ये इसकी थीम है भाई। मुख्य पहल, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जालाना जयपुर से एक बरगद का पौधा लगाया गया और हरियाणा राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ जो है वो किया गया। कौन कौन से अभियान शुरू किए गए भाई, एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरियाणा राजस्थान अभियान जो वो शुरू किया गया। कहां से, आपके जालाना जयपुर से। कौन सा पेड़ लगाया भाई, बरगद का पेड़ लगाया। थीम को क्या थी इसकी, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, ये इसकी थीम है।
उपलब्धि क्या है भाई, राजस्थान ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में प्रथम स्थान हासिल किया है पूरे देश के अंदर। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, बहुत सारे पेड़ भजन लाल जी ने लगाए और उसमें जो है प्रथम स्थान जो है राजस्थान ने जो है वो आपका हासिल किया है। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक देख रहा था इंटरव्यू, उसके अंदर एक ब्रिटिश लेडी है, वो आपके उदयपुर में यूं घूम रही थी, तो एक कंटेंट क्रिएटर है, वो वहां पे जाता है और उनसे एक सवाल करता है सीधा सा कि आप राजस्थान ही क्यों घूमने आई हैं। बातों बातों में वो सवाल करते हैं, तो एक सवाल ये भी कर लेता है कि आपने जो है राजस्थान को ही क्यों चुना, राजस्थान ही क्यों आई। तो उनका एक शानदार सा उसमें जवाब था कि मैं राजस्थान जो है खुद को हील करने के लिए आई हूँ, खुद को जानने के लिए आई हूँ, खुद को पाने के लिए आई हूँ। तो फिर वापस उसका सवाल था कि क्यों कि राजस्थान में ऐसा क्या है, तो उसका बहुत शानदार जवाब था कि राजस्थान के जो मेहमान नवाजी है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो शांत वातावरण है, यहाँ की जो झीलें हैं, यहाँ की जो नदियां और यहाँ की जो धूप है, ये सारी चीजें एक इस प्रकार की दवा के रूप में, बिना कड़वी दवा के रूप में जो है मेरी किसी भी प्रकार की जो है मानसिक जो भी दिक्कत है, उन सारी दिक्कतों को खुद को हील करने के लिए जो है सबसे परफेक्ट लोकेशन अगर है तो वह राजस्थान है। मेरा ये सुनकर जो है बिल्कुल हृदय जो है वो गदगद हुआ कि राजस्थान तो अपना राजस्थान है। बिल्कुल लोग जो है बाहर से यहाँ आ रहे हैं और खुद को हील करने के लिए, और अपन जो है सोच के बैठे हैं कि अपने लिए तो बहुत गर्व की बात है कि अपन ऑलरेडी राजस्थान के हैं, तो अपने साथ तो ये चीजें चलती रहती है, छोटी मोटी चीजें अपने साथ होती रहती है, आगे भी होगी, कोई होगा जो देखा जाएगा। इसी मानसिकता के साथ शानदार तैयारी करते रहे, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होगा पेपर में, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, नहीं पास नहीं हो पाया तो का कोई इलाज नहीं है, अपने को सिर्फ उसी पे काम करना है कि होगा जो देखा जाएगा। अपना 100% कैसे दे, 100%, 200% उसमें ढंग से दे और तैयारी को एक लेवल पे लेके जाए और आरपीएससी को दिखा दे कि नहीं भाई तेरे को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, अब हम आ गए हैं, अब जो है कैंडिडेट ही कैंडिडेट है बहुत सारे। तो वापस देखते हैं, राज्य स्तरीय समारोह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर के अंदर ये थीम क्या थी, प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। मुख्य पहल, भजन लाल जी ने बरगद का पौधा लगाया, कहाँ पे, वानिकी वृक्ष उद्यान जालाना जयपुर। 2 अभियानों की शुरुआत की, कौन कौन सा, हरियालो राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। राजस्थान ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में पूरे देश में पहला स्थान जो वो हासिल किया है, ये भी ध्यान रखना। मिशन हरियालो राजस्थान, इस मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जो है राजस्थान में जो है 5 वर्षों के अंदर कुल 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इनका टारगेट जो है, ये इस अभियान के तहत ये टारगेट है कि 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे हम लगाएं। अब तक 19 करोड़, ये आंकड़ा तो खैर बढ़ गया होगा, अब तक 20 करोड़ होंगे, हो गए होंगे आराम से, लगभग जो है 20 करोड़ पौधे जो है अब तक जो है वो राजस्थान लगा चुका है, और ये आंकड़ा तो बढ़ता करता रहेगा। मिशन हरियालो राजस्थान, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं, ये याद रखना आप। तो नमो चंदन वन, प्रदेश के चयनित जिलों में नमो चंदन वन भी विकसित किए जाएंगे। कौन कौन से चयनित जिले भाई, सिरोही आपका, उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन जिलों के अंदर क्या किया जाएगा, नमो चंदन वन ये विकसित किए जाएंगे। कब, 1 अगस्त से दूध तलाई उदयपुर से ये जो इसकी शुरुआत की गई। बजट लक्ष्य क्या लिया इन्होंने, 2026-27 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाने और उनका संरक्षण का भी लक्ष्य इन्होंने लिया। पहली बात देखिए अपन ने, मिशन हरियालो राजस्थान, 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अब तक कितने लगा दिए भाई, 20 करोड़ तक का आंकड़ा अपन ने छू लिया है। बजट 2026-27 में क्या बात करी भाई, 10 करोड़ पौधे जो है इस साल जो है बजट 26-27 के तहत लगाए जाने, उनका संरक्षण का भी जो है दायित्व जो है वो लिया है राजस्थान सरकार ने, एक ऐसा टारगेट बनाया। नमो चंदन वन जो है चयनित जिले कौन कौन से, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, नमो चंदन वन जो है यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। 1 अगस्त को दूध दलाई उदयपुर से जो है कार्यक्रम शुरू हो गया, किसके लिए, नमो चंदन वन के लिए। इस प्रकार जो है वन विकसित किए जाएंगे। नमो नर्सरी आपके प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थापित की जाएगी। आपका नमो वन प्रत्येक पंचायत स्तर पर विकसित किए जाएंगे। आपका मॉडल उद्यान और ऑक्सीजन हब जो है 16 जिलों में मॉडल उद्यान एवं ऑक्सीजन हब बनाए जाएंगे। बायोगैस संयंत्र की स्थापना गोवर्धन योजना के तहत 21 जिलों में, गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस संयंत्र रोपे जाएंगे। 21 जिलों में क्या रोप रहे हैं भाई, बायोगैस संयंत्र। 16 जिलों में मॉडल ऑक्सीजन उद्यान, ऑक्सीजन हब। और नमो नर्सरी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, नमो वन पंचायत समिति स्तर पर स्थापित आपके किए जाएंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो वेस्ट वाटर का जो सही उपयोग कैसे किया जाए, 29 अमृत शहरों में जो है
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी जो आपके स्थापित किए जाएंगे। ये सारी की सारे पहले जो है पर्यावरण के लिए की गई पहले है, इसलिए अपन जो है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अंदर जो है इसकी बात कर रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन व अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत शानदार सिस्टम है। आजकल जो है वो कभी बीच में तो बजा था सबके, जैसे घंटी बजी थी फोन में, एक मैसेज आता है जिसे बताया जाता है कि भाई जो है अब जो है इन जिलों में इस प्रकार की जो है बारिश जो भी होना है वो होने वाली है, तो ध्यान रखिए अपना। इस प्रकार के सिस्टम भी अब जो है जयपुर में वायु गुणवत्ता के लिए जो है ये बताया जा रहा है, वायु गुणवत्ता पूर्वान के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। अलवर और भिवाड़ी के अंदर जो आयोजित समारोह था उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कौन सा सिस्टम आपका? अर्ली वार्निंग सिस्टम। उद्देश्य क्या है इसका? प्रदूषण का समय से पहले पूर्वानुमान लगाकर स्वच्छ हवा व पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना। वही सेम सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम कहां पर? आपके जयपुर के अंदर। विश्व पर्यावरण दिवस कब आपका? 5 जून को। राज्य स्तरीय समारोह कहाँ? जयपुर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर। ये तो याद रखो। थीम क्या है इसकी? प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। किससे प्रेरणा? प्रकृति से प्रेरणा, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, ये इसकी थीम है। उपलब्धि क्या रही? एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंदर राजस्थान ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। मिशन हरियालो के तहत कितने पौधे? 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। बजट 26-27 के तहत 10 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया। अब तक कितने लगा दिया भाई? तो 20 करोड़ का आंकड़ा लगभग अपन ने छू लिया। नमो चंदन वन उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर विकसित किए जाएंगे। नमो नर्सरी, नमो वन प्रत्येक जिला मुख्यालय में पंचायत समिति स्तर पर नमो नर्सरी आपकी और नमो वन भी विकसित किए जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन जयपुर, अलवर, भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम की शुरुआत की जाएगी वायु गुणवत्ता के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 जून को। सूर्य नमस्कार की पूरी प्रक्रिया बताई गई थी। 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आयोजित किया गया। तो राज्य स्तरीय समारोह जो है वो कहां पर है आपका? आबूराज, सिरोही के अंदर। ये भी ध्यान रखना भाई, अब जो है इसका नाम भी बदलकर आबूराज कर दिया गया। कहां पर आपका? आबूराज, सिरोही के अंदर। क्या? 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपका राज्य स्तरीय समारोह। इसकी आधिकारिक थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्दी एजिंग, वृद्धावस्था के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इसकी थीम थी। 108 दिवसीय योग जन अभियान जो 18 जून से लेकर 4 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। डिजिटल ट्रैकिंग भी की गई इसकी। योग संगम पोर्टल जो आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित एक पोर्टल है। कौन सा? योग संगम पोर्टल। किसके, कौन से विभाग द्वारा? आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित एक पोर्टल है। 18 से 4 अक्टूबर तक ये 108 दिवसीय योग जन अभियान चला। वही जन अभियान है ये भी एक प्रकार का। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम। और कहां पर? आबूराज, सिरोही के अंदर जो है भजन लाल जी गए। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 कब? 27 जून को मनाया जाता है भाई अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस। कहां? आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ जयपुर के अंदर। राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय आयोजन। इंपॉर्टेंट, राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय आयोजन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु जयपुर में ऐतिहासिक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कौन से उद्योगों को बढ़ावा देने? एमएसएमई नाम से ही पता चल रहा है। तो सूक्ष्म, लघु और इनको बढ़ावा देने के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। कब? ये डेट याद रखना, 27 जून पहली बार राजस्थान के अंदर आयोजन हुआ। कहां? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर। प्रमुख लोकार्पण और घोषणाएं इस दिन क्या घोषणाएं की गई? तो 2026 में जो है नीति लेकर आए, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को लॉन्च किया गया। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जो है उसको लॉन्च किया गया। कब भाई? 27 जून को, अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई डे के दिन। ओडीओपी और रैंप पोर्टल की शुरुआत की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो चल रहा है अपना कार्यक्रम, जिसमें शानदार तरीके से जो है एक एक जिले के 5-5 आपको उत्पादन बताए गए उसमें, तो उस और उसकी और रैंप पोर्टल जो है उसकी भी शुरुआत की गई। कॉपी टेबल बुक का भी इसमें जो है अनावरण किया गया ओडीओपी के तहत। राज्य के एमएसएमई इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु नीतियां लागू की गई। तो मेनली ये याद रखना आपका, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को लॉन्च किया गया। 2 पोर्टल लॉन्च किए गए, ओडीओपी और रैंप पोर्टल। एमएसएमई डे 27 जून को, कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 लॉन्च, ओडीओपी और रैंप पोर्टल की शुरुआत, कॉपी टेबल बुक का अनावरण ओडीओपी के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत, वन प्रोडक्ट के तहत।
राजस्थान के चर्चित अधिनियम या इन अधिनियम को बारे में देखते हैं कि राजस्थान में जो है एक्ट है 2, उनके बारे में थोड़ा सा बदलाव संशोधन जो भी हुआ है उसके बारे में देखते। सबसे पहला अपना समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 प्रस्तावित कानून है। गठित समितियों मुख्य प्रावधान, इसकी मेनली जो है इसके लिए राजस्थान ने जो समिति बनाई है उस समिति के बारे में अपने को याद रखना है। समिति के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई जी, जो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रंजना प्रकाश देसाई जी को, जो क्या है रिटायर्ड जज रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं। तो ये समिति के अध्यक्ष जो हैं इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। पूरी समिति याद रखनी है वैसे तो, पर अध्यक्ष आपको तो मोस्टली याद रखना। और अन्य सदस्य 4 सदस्य कौन कौन से हैं? शत्रुघ्न सिंह जी सेवानिवृत्त आईएएस, बसंत सिंह छाबा जी अतिरिक्त अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट, रामस्वरूप अग्रवाल जी जो प्राचार्य रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर के, और सुची चौहान जी। ये 4 इसमें समिति के सदस्य हैं। शत्रुघ्न सिंह जी, बसंत सिंह छाबा जी, रामस्वरूप अग्रवाल जी, डॉक्टर सुची चौहान जी। सदस्य सचिव गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, इसके सदस्य सचिव कौन रहे? तो गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य सचिव रहे रंजना प्रकाश देसाई जी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, उनको जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कौन सी, किसके लिए? यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आपका आर्टिकल 44 से संबंधित है। बहुविवाह पर रोक, बहुविवाह पर रोक एक प्रकार की कुप्रथा है। इस पे जो है रोक लगाने के लिए जो है ये यूसीसी का जो है मुख्य प्रावधान है। विवाह व तलाक का अनिवार्य पंजीकरण। अब इसमें जो है विवाह, आपने विवाह किया उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनाओ, या आपने तलाक लिया तो उसका भी आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। संपत्ति में समान अधिकार, पुत्र व पुत्री दोनों को समान अधिकार। पिता की संपत्ति के अंदर जो है बेटे और बेटी दोनों को समान अधिकार देने के लिए जो है इस जो है एक्ट का जो है प्रस्ताव रखा गया। और लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल ट्रेंड में है, उसके लिए भी आपको जो है भाई आजकल अब जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये 3-4 मुख्य प्रावधान थे। हालांकि मेंस के लिए अपने जो है लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे प्रावधान जो उसमें पूछ सकते हैं। समिति के बारे में उसमें पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में देखें तो समिति के बारे में आपको मेनली याद रखना है कि अध्यक्ष कौन है, 4 सदस्य कौन है और इसके सचिव कौन है। वो समिति के बारे में ऑब्जेक्टिव पेपर में जो है पूछ सकता है आपसे। दूसरा, राजस्थान खनन क्षेत्रों में भूखंड आवंटन संशोधन नियम, इसके अंदर जो है संशोधन किया गया। मेनली मोटा मोटा इसमें ये ई ऑक्शन प्रणाली जो है उसको लागू किया गया। किसके लिए? नीलामी प्रक्रिया के लिए। पहले क्या होता था, पहले जो है सारे जने बैठ जाते थे और उसमें जो है वो बोली लगने जैसा सिस्टम था। अभी भी सिस्टम वही है, पर इसको जो है डिजिटलाइजेशन कर दिया गया। इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर जो अमाउंट जो है वो खुद डिसाइड करती है। उसके बाद जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है उसमें जो है वेबसाइट के माध्यम से सारे जो है जितने भी लोग है उसके अंदर वो अपना अपना अमाउंट जो है तय करते जाते हैं। आखिरी में जाके जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है उसके लिए जो है ये लीज कर दी जाती है। इस प्रकार का सा सिस्टम है। पहले ये अपने जो है शराब के ठेके होते थे उसमें भी नॉर्मली था, उसमें भी आजकल ये ऑक्शन से काम किया जा रहा है। बाकी तो है इस मोटा मोटा सा केवल इतना सा इसमें ध्यान रखना है। आवंटन प्रक्रिया पहले लॉटरी निकाली जाती थी और अब जो है ई ऑक्शन का इसमें संशोधन कर दिया गया है। पहले वो शराब के ठेके के निकाले जाते थे तो पहले एक अमाउंट की वो डीडी बनती थी। डीडी बनाने के बाद में उसका फॉर्म भरा जाता था और फॉर्म भरने के बाद में जो है एक पर्टिकुलर दिन के दिन जो है उसमें लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से जिसकी पर्ची निकलती थी उसकी बल्ले बल्ले हो जाती थी। अब जो है उसमें भी जो है सिस्टम ऐसे कर दिया है कि जो ज्यादा पैसा देगा उसको ही जो है दुकान आपकी जो है आवंटन की जाएगी। सेम सिस्टम इधर लागू कर दिया गया है कि जो ज्यादा पैसा उसको ही जो है खनन के लिए जो लीज जो है वो आवंटित आपकी की जाएगी। और ये एक पारदर्शी प्रक्रिया भी हो गई है क्योंकि इसमें जो किसी प्रकार का कोई भ्रष्ट सिस्टम जो है नहीं होगा और जवाबदेहिता भी जो है इससे सुनिश्चित हुई है। उसके लिए इसमें संशोधन किया गया है। पूर्ण पारदर्शिता लाना और राजस्व प्राप्ति को गति प्रदान करना। ई ऑक्शन प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होती है एक प्रकार की, इंटरनेट आधारित ऑनलाइन नीलामी, पारदर्शी प्रक्रिया, बिचौलियों का जो इसके अंदर पूर्ण रूप से अंत हो जाता है। सरकार द्वारा न्यूनतम आरक्षित मूल्य जो बेस प्राइस वो तय किया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट बढ़ता रहता है, जो ज्यादा पैसा देगा उसको जो है वो लीज दे दी जाती है। आवंटन से पूर्व 2-3 चीजें देखते हैं। उसका सर्वे करवाया जाता है, सीमांकन करवाया जाता है और मापन पूर्ण होना अनिवार्य है। ये आपका खनन वाला हो गया। यूसीसी देखा, यूसीसी में जो अध्यक्ष कौन थे? रंजना प्रकाश देसाई जी, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं।
आर्टिकल 44 से ये संबंधित था। और इसके अलावा ये 3-4 इसमें बातें थी प्रमुख प्रमुख। खनन भूखंड नियम 2026, इसके अंदर भी संशोधन हो के ई ऑक्शन प्रणाली, मेनली ये याद रखना, ई ऑक्शन का इसके अंदर प्रणाली का सिस्टम जो है वो लागू किया गया। 3-4 पोर्टल, हालांकि ये जो पोर्टल है इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। जैसे अपन ने देखा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनके जो जीके के पेपर थे उनमें जो है पोर्टलों से भी जो है क्वेश्चन बनाने लगे। बाकी आरएएस में तो जो है 100% पोर्टल से क्वेश्चन आते ही हैं, पहले भी आए हैं। और आपके एसआई में भी जो है पोर्टल लॉन्च, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पोर्टल हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई पोर्टल हो, या लॉन्च हुआ हो या वो किस प्रकार काम कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट के जो पोर्टल है उसमें से क्वेश्चन बनने के चांस जो है ज्यादा रहते हैं। ई श्रम पोर्टल एवं राजकाज, ये दो पोर्टल है, इनके बारे में अपन देखेंगे। ई श्रम पोर्टल मुख्य रूप से जो असंगठित श्रमिक होते हैं उनका एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस जो है वो तैयार करना। इसमें 12 अंकों का यूनिवर्सल एक नंबर दिया जाता है। एबीडीएम के तहत कितने अंकों का था? 14 अंकों का। यहाँ कितने अंकों का है? 12 अंकों का। कौन से श्रमिकों के लिए? असंगठित श्रमिकों के लिए। वो यही जगाएगा, यहाँ कर देगा वो संगठित श्रमिकों के लिए। कौन से श्रमिकों के लिए? ये असंगठित श्रमिकों के लिए। कौन से श्रमिकों के लिए? असंगठित श्रमिकों के लिए। क्या है? आपका 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है वो आपको दिया जाएगा। आयु यहाँ पे ध्यान रख रहा, 18 नहीं है भाई, 16 से 59 वर्ष की आयु है इसके अंदर। कितनी आयु है? 16 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के जो भी श्रमिक है उनका इसमें जो है पंजीकरण किया जाएगा। पात्रता की शर्तें, ये ईपीएफओ, पीएफ या ईएसआईसी का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ ध्यान रखना, असंगठित श्रमिक है भाई, उनका पंजीकरण किया जाएगा। कितने अंकों का? 12 अंकों का। आयु कितनी भाई? 16 से 59 वर्ष की आयु। ऑनलाइन पंजीकरण भी करवा सकते हैं, सीएससी ई मित्र के सेंटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं, या फिर इनका एक पोर्टल है, ऐप है उमंग ऐप, उसके माध्यम से भी आप जो पंजीकरण करवा सकते हैं। देखते हैं ऑनलाइन कितने लोगों ने किया है। आधार व मोबाइल नंबर से डायरेक्ट इसके अंदर पंजीकरण हो जाता है। इसके माध्यम से 1,02,27,852 श्रमिकों ने जो है वो पंजीकरण किया। आंकड़ा बढ़ता घटता रहेगा, लगभग याद रखना 1 करोड़ के लगभग, 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग जो है ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण हुए हैं इसमें। सीएससी सेंटर के माध्यम से, जो अपना ई मित्र सेंटर होता है उसके माध्यम से लगभग 51 लाख जो है वो श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। उमंग ऐप के माध्यम से भी इसमें पंजीकरण सीधा और आसान प्रक्रिया जो है वो बताई गई है। कुल टोटल अब तक 1.54 करोड़ प्लस जो है वो श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। उसमें आपके पुरुष जो है 72,09,896, महिला जो आपकी 82,40,291, लगभग 53%। पुरुषों से ज्यादा जो आपकी महिला पंजीकृत हुई है भाई, यहाँ ध्यान रखना। तो लगभग कितने? 1.5 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। सबसे ज्यादा ये चीज है, यहाँ याद रखना, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में जो है वो हुआ है, तो वो कृषि के सेक्टर में। कौन से? एग्रीकल्चर के सेक्टर में लगभग 85 लाख जो है वो पंजीकरण हुए हैं। फिर आपका कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में आपके 25 लाख, फिर आपका टेक्सटाइल में 9 लाख। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, दूसरा निर्माण कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर निर्माण कंस्ट्रक्शन, और तीसरा आपका टेक्सटाइल वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र। एग्रीकल्चर, दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन, तीसरा आपका टेक्सटाइल। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, ACT। वन स्टॉप सॉल्यूशन इसके अंदर लागू किया। वन स्टॉप सॉल्यूशन कब से? अक्टूबर 2024 से। ई श्रम पोर्टल एक एकीकृत वन स्टॉप सॉल्यूशन में परिवर्तित किया गया। एक क्लिक से राज्य एवं केंद्र सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा व जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ सकते हैं। एक क्लिक करो, सारी योजनाओं की जानकारी जो है वहां पे आपको मिल जाएगी। उससे आपको जिस योजना के लिए आप पात्र हो, आप जो है उसमें जुड़ जाओगे। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन का इसमें काम किया गया। 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा आपको। 16 से 59 वर्ष, ईपीएफओ, ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। आधार के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है, सीएचसी सेंटर या उमंग ऐप के माध्यम से। लगभग 1.54 करोड़ प्लस, 53% इसमें महिलाएं हैं। सर्वाधिक पंजीकरण जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 85 लाख, और दूसरा किसमें? कंस्ट्रक्शन में, तीसरा किसमें? टेक्सटाइल में। नया अपडेट अक्टूबर 24 से वन स्टॉप सॉल्यूशन पहल इसमें लागू की गई है। वन स्टॉप सॉल्यूशन उसी बेस पे काम कर रहा है आपका सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन पे RAS 360, जिसमें का सारा करंट अफेयर ऑथेंटिक सोर्स से एक ही PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। राजकाज,
बेसिकली फाइलों का संरक्षण करने के लिए जो ये ऐप है, ई ऑफिस और डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, राजस्थान सरकार का एक इंटीग्रेटेड ई ऑफिस मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल ऐप है। इसका विकास किसने किया है, डेवलपमेंट किसने किया? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इसका विकास किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? शासन में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना और ई फाइलिंग सिस्टम को सशक्त बनाना। बेसिकली जो है ई फाइलिंग सिस्टम मतलब जो आपकी फाइलें जो रिकॉर्ड भरे पड़े होते हैं उन फाइलों को डायरेक्ट डिजिटलीकरण करना, उसी प्रकार का जो है ये राजकाज कार्य करता है। इसमें जो है सारी जो है फाइलें आपकी ऑनलाइन माध्यम से जो इसके अंदर सबमिट होती है। इसकी बहुत शानदार व्यापक पहुंच है। 71 विभाग जो है 71 विभाग और 57,000 से अधिक कार्यालय इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। कितने आपके 71 विभाग और 57,000 से ज्यादा कार्यालय जो है वो उनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है ई फाइलिंग के माध्यम से। 50 लाख से अधिक डिजिटल फाइलों का सृजन किया जा चुका है सफलतापूर्वक। 50 लाख से ज्यादा फाइलें जो है ई फाइलिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी द्वारा नियमित रूप से ऑनलाइन समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जाती है। अब मुझे ये बताने का प्रयास करें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी जो है कौन सी योजना के संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे? अपन ने पिछली क्लास में देखा था, बताने का प्रयास करें। राजकाज ऐप राजस्थान सरकार का एकीकृत ई ऑफिस व डिजिटल पोर्टल है। किसने विकसित किया? सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा। 71 विभाग है, 57,000 कार्यालय जुड़ गए, 50 लाख फाइलों का डिजिटलाइजेशन हो गया। मुख्य सचिव द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब थोड़े से फैक्ट इधर उधर के हैं वो देख लेते हैं सारे, फिर उसके बाद में अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो खेल है उसका जो फोबियो है वो खत्म कर देंगे। दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम, राइट टू इंफॉर्मेशन लिविंग म्यूजियम जो बनाया जा रहा है, दुनिया का पहला, पूरे विश्व का पहला जो है आरटीआई लिविंग म्यूजियम आपके नर्बतखेड़ा ब्यावर के अंदर बनाया जा रहा है। तो ब्यावर जिले के लिए बहुत शानदार उपलब्धि है। ब्यावर ही क्यों चुना है? क्योंकि पहले यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन के बेस्ट पर आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आता है, इसीलिए जो है ब्यावर का चुनाव किया गया। कौन सा? आपका नर्बतखेड़ा ब्यावर के अंदर। दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम नर्बतखेड़ा ब्यावर के अंदर। ब्यावर को विश्व सूचना के अधिकार की जन्मभूमि माना जाता है 2.5 करोड़ में, और प्रथम ऐतिहासिक पहला राइट टू इंफॉर्मेशन की। 8 नए न्यायालयों की जो है मंजूरी प्रदान कर दी है किसने? राज्य सरकार ने, ताकि जो है समस्याओं का जो है आमजन को त्वरित समाधान मिले। कितने? 8। पायलट गांव के रूप में चयन किया गया आपके भाई 12 का। किसका चयन किया गया? 12 जिले का एक गांव है गणेशपुरा भील। गणेशपुरा भील नाम का 12 जिले का एक गांव है, उसका पायलट जिले के रूप में, पायलट गांव के रूप में जो वो चयन किया गया। विकसित भारत 2047 विजन के तहत गांव का समृद्ध आदर्श ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना। विकसित भारत 2047 के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गणेशपुरा भील 12 का चयन किया गया पायलट गांव के रूप में। तो ये याद रखना, पायलट गांव कौन सा? आपका गणेशपुरा भील। कौन सा जिला? 12 जिला। लिविंग म्यूजियम दुनिया का पहला कहां? नर्बतखेड़ा ब्यावर के अंदर। ये वन लाइनर जैसे फैक्ट है, इनको जो है बार बार बोलोगे तो याद आसानी से हो जाएंगे। राष्ट्रीय संसदीय संघ सीपीए का जो सम्मेलन जोन 2 की जो बैठक होती है वो आपके कहाँ आयोजित की गई? चंडीगढ़ के अंदर, जिसमें अपने विधानसभा अध्यक्ष साहब है, कौन है? श्री वासुदेव देवनानी जी, उन्होंने जो है इसके अंदर भाग लिया गया। सीपीए की जोन 2 की जो है बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई है आपकी? तो वो आयोजित हुई आपकी चंडीगढ़ के अंदर, और उसमें जो है अपने विधानसभा अध्यक्ष जो है उन्होंने भाग लिया है। ये ध्यान रखना। आरटीआई लिविंग म्यूजियम नर्बतखेड़ा ब्यावर के अंदर। नए न्यायालय कितने? 8। पायलट गांव के रूप में गणेशपुरा भील 12। विकसित भारत 2047 विजन के रूप में। सीपीए जोन 2 सम्मेलन चंडीगढ़ में, इसमें वासुदेव देवनानी जी अपने जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने भाग लिया। अब जो है कुछ प्रतिमा अनावरण हुई है। प्रतिमा अनावरण के बारे में भी आजकल आरपीएससी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले किसी एग्जाम में पूछा था कि राजनाथ सिंह जी जो शायद उद्घाटन करके गए थे, उस मूर्ति का अनावरण करके गए थे, तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आने लग गए हैं। इसीलिए इसमें जो है 2-3 प्रतिमा अनावरण हुआ है जून महीने के अंदर, वो देख लेते हैं। और एक शानदार भी हुआ है वो भी देख लेते हैं। शहीद गोवर्धन सिंह डाका जी,
शहीद गोवर्धन सिंह ढाका जी। जसरासर लक्ष्मणगढ़ सीकर, जसरासर जो आपका लक्ष्मणगढ़ है सीकर के अंदर, वहां पर जो है इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। हरिभाऊ बागड़े जी जो अपने राज्यपाल है उन्होंने किया। स्वतंत्रता और देश सेवा में अभूतपूर्व योगदान हेतु इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया? यह आपके राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी ने इनके प्रतिमा का अनावरण किया है। किसका? शहीद गोवर्धन सिंह ढाका जी का। कहां पर? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। कौन आए थे पिता काटने? तो राज्यपाल साहब आए थे पिता काटने। अमर शहीद हवलदार श्री गजराज सिंह जी यादव, इनका कहां पर किया गया भाई? उदयरामसर बीकानेर के अंदर, उदयरामसर बीकानेर के अंदर। यहाँ कौन आए साहब पिता काटने? तो जाबर सिंह खर्रा जी जो है इनका पिता काटने आए, जो अपने यूडीएच मंत्री है, ईओ के लिए भी है जो है, इनका नाम ध्यान रखे भाई। नगरीय एवं स्वायत्त शासन मंत्री है कौन? आपने जाबर सिंह खर्रा साहब। कहां पर अनावरण करने गए? ये अपने बीकानेर में गए। अमर शहीद हवलदार श्री गजराज सिंह जी यादव का बीकानेर में शहीद सम्मान एवं भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में इन्होंने काम किया, इसलिए जो है उदयरामसर में इनकी जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये आपके मंत्री जी साहब, ये आपकी प्रतिमा। कैप्टन कमल राम सिंह वीसी, कैप्टन कमल राम सिंह वीसी, ये हैं अपने करौली के, करौली राजस्थान के। इनके नाम के पीछे एक बड़ी बड़ी मजेदार, एक तो वीसी क्यों लगा हुआ, एक तो वीसी इनके नाम के पीछे लगा हुआ, दूसरा ये करौली के निवासी है। इनकी प्रतिमा का अनावरण कैसिनो इटली में किया गया मई 26 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान के सैनिक है, कौन से जिले से संबंध रखते हैं? करौली से। कहां प्रतिमा का अनावरण किया गया? कैसिनो इटली के अंदर। कहां किया गया? कैसिनो इटली के अंदर। राजस्थान के सैनिक इटली के अंदर प्रतिमा का अनावरण। रेजिमेंट कौन सी थी इनकी? 8वीं पंजाबी रेजिमेंट का ये हिस्सा थे। इनके नाम के पीछे जो वीसी लगा हुआ है, वाशिंगटन विक्टोरिया क्रॉस, जो विक्टोरिया क्रॉस जो है ब्रिटेन का जो है सर्वोच्च सैन्य सम्मान है विक्टोरिया क्रॉस, वो इनको दिया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम, अब राजस्थान जो है वो किसके अधीन हुआ था? ब्रिटिश आर्मी के अधीन हुआ करता था। ये उसी का सदस्य थे। और इटली के अंदर जर्मनी के खिलाफ जो लड़ाई इन्होंने, जिस कदर की लड़ाई लड़ी थी, उसके कारण जो इनको जो पुरस्कार दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। कौन सा? विक्टोरिया क्रॉस। तब से इनके नाम के पीछे वीसी लगा हुआ है, विक्टोरिया क्रॉस। कैप्टन कमल राम सिंह कहाँ के निवासी है? करौली के। कौन सा? कहां पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? कैसिनो इटली। कमल राम जी का कैसिनो इटली के अंदर। नाम के पीछे वीसी लगा हुआ है। तो वीसी क्यों लगा हुआ है आप समझ में क्लियर हो गया आपके? विक्टोरिया क्रॉस सम्मान भी इनको पहले मिला हुआ है। ये साहब इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, कहां पर हुआ? कैसिनो इटली के अंदर। तो ये तीनों एक बार में देख लीजिए। शहीद गोवर्धन सिंह ढाका जी जसरासर लक्ष्मणगढ़ सीकर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी वहां पिता काटने गए, जाबर सिंह खर्रा जी गए आपके बीकानेर में, अमर शहीद हवलदार गजराज सिंह जी यादव का पिता काटने उनकी प्रतिमा के अनावरण के लिए, और कैप्टन कमल राम सिंह वीसी, कैप्टन कमल राम सिंह वीसी कैसिनो इटली के कैप्टन कमल राम सिंह वीसी कैसिनो इटली के अंदर 8वीं पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा थे भाई। अब रैंकिंग देख लेते हैं। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान की स्थिति। दुग्ध उत्पादन में भाई राजस्थान ने जो है पूरे भारत के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया। पूरे भारत के अंदर जो है दूध उत्पादन में राजस्थान ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपके पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश ने जो है प्राप्त किया था। अभी जो एक क्लास, दूसरी क्लास में अपन ने देखा था कि जो है उत्तर प्रदेश जो है कौन सी उसमें रैंकिंग में प्रथम था, वो भी बताने का प्रयास कीजिए। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान 14.82% है भाई। लगभग मान के चलो 15% जो है वो राजस्थान ही दूध का उत्पादन कर देता है। 15% उत्पादन जो है वो राजस्थान कर देता है। तो पशुपालन के लिए राजस्थान जो है बहुत अपनी अर्थव्यवस्था का जो है मेन जो है वो साधन आजकल हो गया है। तो 15% दूध उत्पादन अपन कर रहे हैं और पूरे भारत के अंदर दूसरे नंबर पर है दूध उत्पादन में। राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन से जिले में भाई? तो वो जयपुर जिले में। जिला कौन सा? राजस्थान के अंदर जिले की बात करें तो जयपुर। भारत के अंदर राजस्थान की बात करें तो सेकेंड नंबर है। फर्स्ट कौन सा आपका? यूपी। दूध दिवस कब मनाया जाता है भाई? 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को। इस साल की क्या थीम रही? सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स, महिला किसानों का सम्मान। सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स, ये इसकी थीम रही। कब भाई? 1 जून को। कौन सा स्थान अपन ने प्राप्त किया पूरे भारत में? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया। राजस्थान के अंदर किसने प्राप्त किया?
कौन सा जिला, तो जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा। कितना उत्पादन, लगभग जो है 15%, 14.82% उत्पादन जो है दूध का उत्पादन जो है राजस्थान जो वो कर रहा है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसके तहत जो डेल्टा रैंकिंग है उसकी जो तृतीय तिमाही जो होती है 2025-26 के लिए, जो तृतीय तिमाही है अक्टूबर से दिसंबर तक की, उसमें जो है आपका निमराना ब्लॉक कौन सा जिला, कोटपुतली बहरोड का। नीति आयोग द्वारा जो है रैंकिंग जारी की जाती है कौन सी, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की। उसके तहत जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राजस्थान के निमराना ब्लॉक को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, सेकंड स्थान प्राप्त किया है तृतीय तिमाही के तहत। कौन सी तिमाही के तहत, तृतीय तिमाही के तहत। कौन से, 2025-26 के अंदर, 2025-26 के अंदर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में आपका कौन सा ब्लॉक है, निमराना ब्लॉक। कौन सा जिला है, तो आपका कोटपुतली बहरोड जिला है। 50 गर्म शहरों में जयपुर का भी नाम आ गया भाई साहब। टॉप दुनिया के 50 गर्म शहर है उसके अंदर जयपुर भी आ गया। और आपका जो है दूसरा स्थान जो है पूरे विश्व में आपका अहमदाबाद है। तो भारत जो है गर्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक जो अपने लिए चिंता का, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। अंतरराष्ट्रीय जनरल जो सस्टेनेबल सिटीजन सोसाइटी, वो तो उसने तो इसका जो है उसमें इसका प्रकाशन किया गया। अंतरराष्ट्रीय जर्नल जो है आपका सस्टेनेबल सिटीजन सोसाइटी, इसके अंदर प्रकाशित किया गया। जारी किसने किया भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। जारी किसने की ये रैंकिंग है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसमें प्रकाशन हुआ भाई, सस्टेनेबल सिटीजन सोसाइटी के अंदर। टॉप 50 में आपका जयपुर भी आ गया और आपका अहमदाबाद जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल 14 शहर टॉप 50 में है। जयपुर के साथ ही भारत के कुल कितने शहर, 14 शहर जो है वो इसके अंदर शामिल किए गए टॉप 50 के अंदर। जारी करता है, याद रखना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, और सस्टेनेबल सिटीजन सोसाइटी में इसका प्रकाशन किया गया। बहुत ही चिंता का विषय जयपुर के लिए। अब अपन बात कर लें स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में अपन बेसिकली बात करेंगे राजस्थान स्पोर्ट्स में, और जो आपका पीआईबी बेस्ड जो है, पीआईबी में जो सारे खेल हैं या फिर जो है आपके नेशनल खेल है और इंटरनेशनल खेल है, उनकी जो क्लास जो है आपके लिए अलग से प्रोवाइड कराई। आजकल जो है आरपीएससी ने खेल में जो वो क्वेश्चन जिस लेवल के, जिस प्रकार के जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, वो यह नहीं पूछ रही है कि कौन सा गेम हुआ, कहाँ हुआ, ये कुछ ही नहीं पूछ रही है। वो पूछ रहा है कि वे कितने गोल्ड मेडल लाए, कितने क्या लाए, कितने क्या नहीं लाए, कौन से किलो वर्ग में आपने भाग लिया, कौन सी श्रेणी में, कैटेगरी में लाए, तैराकी में थे तो कौन सी कैटेगरी थी आपकी। इस प्रकार के जो वो मतलब खेल में तो उसने जो बंटा धार करने का प्रयास, आपका क्वेश्चन गलत करवाने का जो प्रयास किया है, भले ही जो आप कितना ही पढ़ के जाओ पर मैं तो गलत करवाऊंगी, उस प्रकार के लेवल पे जो आरपीएससी काम कर रहा है आजकल। तो उसको अपने को डिफेक्ट करने के लिए अपनी तैयारी भी अपने को वैसे ही करके लेकर चलनी है। तो उसी प्रकार आज खेल का जो फोबिया है बिल्कुल खत्म ही कर देंगे। राजस्थान को जो है जून मंथ का बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे। इनको खेल में ऐसा कुछ है नहीं, जितना ज्यादा अपन डरते हैं उतना ज्यादा डराया जाता है। तो इसमें इतनी ज्यादा खास बात है नहीं। अगर आप एक एक खेल को, उसकी कैटेगरी को सही से समझने का अगर प्रयास करो तो आसानी से याद हो जाएगा। डायरेक्ट अगर आप खेल में घुसते हो तो डायरेक्ट समझ में नहीं आता। एक बार के लिए अपने कैटेगरी को थोड़ा समझना पड़ता है, कौन सी कैटेगरी है, किसके लिए काम आ जाएगी, पैरा में क्या होता है, बैडमिंटन में कौन सी बैडमिंटन है, बॉल बैडमिंटन है, कौन सी बैडमिंटन है। इस प्रकार थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करोगे तो आसानी से चीजें याद हो जाएगी। और समझने के बाद में फिर अपने को केवल उनकी कैटेगरी याद करने का रहेगा कि गोल्ड मेडल कितने लेकर आए, कौन सी कैटेगरी में लेकर आए, कौन सी प्रतिस्पर्धा थी, कहाँ आयोजित की गई थी। इस प्रकार के फैक्चुअल बेस्ड जो आरपीएससी क्वेश्चन दे रहा है, आसानी से हल भी किए जा सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेजेबल अपने को इसमें काम करना है। दूसरा एक समस्या ये भी आ जाती है कि फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं अपने पास में जब इतनी चीजों को अपन याद करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा वो क्या कर रहा है कि जो फेमस गेम है, उस फेमस गेम से वो क्वेश्चन पूछना धीरे धीरे वो डाउन करता जा रहा है। जो आपके निचले स्तर के जो गेम होते हैं उनसे जो क्वेश्चन पुटअप आरपीएससी आजकल ज्यादा कर रहा है। तो अपन उन खेलों को भी मर्ज करेंगे। जो फेमस गेम है उनको छोड़ नहीं सकते, खैर वो नहीं पूछ रहा पर अपन छोड़ तो नहीं सकते, अपना ही जी नहीं मानेगा, नहीं यार ये तो पूछ नहीं सकता है, तो इसके लिए उनको भी करेंगे। जो जो निचले स्तर के गेम है उनको भी याद करके चलेंगे ताकि वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे अपन जो है उसको अटेम्प्ट कर पाए। क्रिकेट की बात करते हैं सबसे पहले। मानव सुतार, मानव सुतार इन्होंने जो है टेस्ट टीम के लिए जो है राजस्थान से ये चुने गए हैं।
श्री गंगानगर के, अब ये ध्यान रखना कहाँ के, श्री गंगानगर के। टेस्ट टीम में 6 जून 2026 को पहला पदार्पण मैच खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ। किसके खिलाफ खेला था? अफगानिस्तान के खिलाफ पहला डेब्यू मैच था। कुलदीप यादव द्वारा इनको डेब्यू कैप भी जो है वो प्रदान कर दी गई है। पहली पारी में इन्होंने 33 रन देकर 6 विकेट लिए। दूसरी पारी में इन्होंने 1 विकेट लिया। कुल विकेट हो गए इनके 7। और प्लेयर ऑफ द मैच कितने विकेट लिए भाई इन्होंने? 7 विकेट लिए इन्होंने। पहली पारी में 33 रन देकर 6, दूसरी पारी के अंदर 1 विकेट इन्होंने लिया। टोटल जो है 7 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इनको डेब्यू कैप भी जो है वो प्रदान कर दी गई है। राजस्थान के 5वें टेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान से 5वें टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि यूं देखे तो केवल मूल राजस्थान की माने तो ये 5वें नंबर पे आते हैं। बाकी राजस्थान से आने वाले खिलाड़ियों के बारे में देखें तो इनका नंबर 11वें 12वें पर जाता है, क्योंकि दूसरे राज्य के राजस्थान की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो भी इसमें कनेक्टेड है, तो ये इनका नंबर फिर पीछे जाता है। अगर मूल राजस्थान से देख के चले, क्योंकि ये श्री गंगानगर से है, तो इनका जो है 5वें टेस्ट खिलाड़ी बन गए। दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है इन्होंने किया है टेस्ट मैच के अंदर, पहला किसने किया था भाई? तो नरेंद्र हिरवानी जी ने 8 विकेट लेकर जो है वो किया था। किसने किया था? नरेंद्र हिरवानी जी ने किया था। तो वापस देखते हैं भाई, मानव सुतार जी हैं, टेस्ट मैच खेला है पहला, कहां पर? अफगानिस्तान के खिलाफ खेला है। अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने खेला है। कुलदीप यादव द्वारा इनको डेब्यू कैप भी दे दी गई है। पहली पारी में इन्होंने 7 विकेट लिए। दोनों पारियों में इन्होंने 7 विकेट लिए। पहली पारी में 33 पर 6 विकेट, 33 रन देकर 6 विकेट, और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। टोटल 7 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच रहे 5वें खिलाड़ी राजस्थान की ओर से आने वाले, और दूसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले। 8 विकेट जो सबसे ज्यादा नरेंद्र हिरवानी जी ने राजस्थान से आने वाले ने लिए। दूसरी बात करते हैं भाई जय मुंद्रा जी। अपन ने पहली क्लास में भी इनके बारे में बात की थी। जय मुंद्रा जी, जय मुंद्रा जी बताया था मैंने, टोंक के हैं और आयरलैंड की राष्ट्रीय टीम में इनका चयन हुआ। मजे की बात ये थी कि इन्होंने जो है बोल्ड कर दिया था संजू सैमसन जी को। पहली करियर की पहली बॉल पर जो है उनको बोल्ड किया था। डेब्यू की पहली ही गेंद पर उनको बोल्ड किया गया था। 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए संजू सैमसन और आपका शिवम दुबे का। कोलविन शील्ड 2026 आरसीए द्वारा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जो है कोलविन शील्ड जो है वो आयोजित की गई। कहां पर? स्वयं मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर। इसमें जो है सीकर जिले ने दोहरा खिताब हासिल, ऐतिहासिक खिताब हासिल किया, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों में ही जो पहली बार विजेता कौन बना? आपका सीकर जो है उसमें विनर रहा है। पुरुष और महिला दोनों में ही जो आपका सीकर विनर रहा है। पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में। पुरुष वर्ग में हराया उदयपुर को, महिला वर्ग में हराया जयपुर को, और सीकर जो है दोनों में विजेता रहा। ये ध्यान रखना। कॉनविल शील्ड किसके द्वारा? आरसीए द्वारा। कहां पर? आपके जयपुर के अंदर, एसएमएस जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। हिमांशु नेहरा सीकर मैन ऑफ द फाइनल और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए। इसमें कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पी कृष्ण कुमार जी जो है उनको इंडिया ए महिला टीम के बॉलिंग कोच नियुक्त किए गए। इंडिया ए महिला टीम जो है उसके बॉलिंग कोच पी कृष्ण कुमार जी। अंशु जैन जी को टीम 2 के कोच और विनीत सक्सेना जी को टीम 3 के कोच चुने गए हैं। किसके लिए? इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट बेंगलुरु में। इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट बेंगलुरु में बीसीसीआई द्वारा कोच नियुक्त किया गया। किसको? अंशु जैन जी को टीम 2 के लिए और विनीत सक्सेना जी को टीम 3 के लिए, इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट के लिए। आपके रवि बिश्नोई जी जोधपुर के हैं, पहले भी देखा था अपन ने। इंडियन हेल्थ केयर लीग के इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और दूसरा अपन ने देखा था आईएचएल द्वारा महिला क्रिकेट लीग सी स्ट्राइक का भी इन्होंने शुभारंभ किया है। फुटबॉल की बात कर लेते हैं भाई। फुटबॉल में राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल लीग पहली बार आयोजित हुई है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य स्तरीय प्रथम बार आयोजित होने वाली महिला फुटबॉल, सीनियर महिला फुटबॉल लीग। अब इसके अंदर आपके कौन जीती है भाई? जिंक फुटबॉल एकेडमी। कौन जीती है भाई इसमें? जिंक फुटबॉल एकेडमी। कहाँ आयोजन हुआ है? जयपुर के अंदर 19 मई से 6 जून को। 19 मई से 6 जून को कहां पर आयोजन हुआ है भाई? जयपुर के अंदर। कौन जीता है इसके अंदर? जिंक फुटबॉल एकेडमी जो है इसके अंदर जीती है। बात करते हैं जिंक फुटबॉल एकेडमी ने रियल जयपुर फुटबॉल क्लब को जो है 8-0 से हराया। कितने से हराया? 8-0 से। तो पहली बार जो है महिला सीनियर फुटबॉल लीग आयोजित की गई
उसके अंदर आपके कौन जीतता है, जिंक फुटबॉल एकेडमी जीतती है। किसको हराती है, रियल जयपुर फुटबॉल क्लब को हराती है। कितने स्कोर से, 8-0 के स्कोर से। इसके अलावा शानदार बात यह है कि टोटल इसने जो है 8 मैच के लिए उसमें से 7 जीते, केवल एक ही मैच हारा था जिंक फुटबॉल अकेडमी ने। सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे हैं इसमें डांगी मरांडी जी, इमर्जिंग प्लेयर रहे हैं इसमें मंजू जी, सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर रहे हैं तमन्ना जी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आपके सोनम घोष जी, और सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर आपके हंसा जी इसके अंदर रहे हैं। तो मोटा मोटी याद रखना, जिंक फुटबॉल अकेडमी इसके अंदर जीती है। यह कब आयोजन हुआ था, तो 19 मई से 6 जून को जयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। तैराकी की बात कर लेते भाई। तैराकी बहुत स्विमिंग की बात है। स्विमिंग के अंदर ये होता है कि इसके अंदर मेनली अपन जो है पहले ये 4 श्रेणियां होती है, इन 4 श्रेणियों के बारे में देखें, क्योंकि अगर एक बार ये 4 श्रेणियां क्लियर हो गई, फिर आपके जो है ये बार बार जो ये नाम आएंगे इनके स्पर्धा कौन सी थी, ये स्पर्धा आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। इसी प्रकार अपने को सारी जो है खेल है उनमें धीरे धीरे जो है इनमें ध्यान रखना है, ये चीजें याद होती जाएगी तो खेल धीरे 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 ईजी होता जाएगा। इसमें सामान्यतः 4 प्रकार की जो वो श्रेणियां होती है। एक होती है आपकी फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल में जो है सामान्यतः जो जैसे तैराकी होती है वो सामान्य तैराकी होती है। इसके अंदर जो होता है पेट के बल जो है वो तैराकी की जाती है। ये बैक स्ट्रोक मतलब पीठ के बल तैराकी की जाती है। आप उल्टे होके देखते हैं ना, नहीं बहुत सी बार लोग उल्टे होके भी तैरते हैं, तो ये बैक स्टाइल तैराकी होती है। इसके अलावा एक होती है ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक में छाती के बल जो है वो तैराकी इसके अंदर की जाती है। और चौथी है आपकी बटरफ्लाई स्ट्रोक। इस बटरफ्लाई स्ट्रोक में दोनों हाथों को आगे यूं किया जाता है, पीछे से जो है दोनों पैरों से जो है उसमें बटरफ्लाई किक लगाई जाती है, उस प्रकार जो है ये तैराकी की जाती है। इस प्रकार की जो है 4 प्रकार की 4 श्रेणियां इसके अंदर होती है। अब बात करते हैं कौन सी तैराकी प्रतियोगिता थी। 75वीं सीनियर राज्य तैराकी प्रतियोगिता जो आपके एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंदर आयोजित हुई है भाई। 75वीं सीनियर राज्य तैराकी प्रतियोगिता। बात करते हैं इसमें कितने गोल्ड मेडल आए। महिला में लेके आए योग्या सिंह जी जो भिलवाड़ा के हैं, बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल के अंदर। कौन कौन सी में, बैक स्ट्रोक और कौन सी, फ्री स्टाइल। इन दोनों श्रेणियों के अंदर 4 गोल्ड और 1 रजत लेकर आए। कौन लेकर आए, योग्या सिंह जी भिलवाड़ा से संबंधित है। दूसरे आपके दक्षिणा जोशी जी टोंक से हैं, बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक में। कौन सी श्रेणी में, ये बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक के अंदर, इस वाली के अंदर 4 गोल्ड और 1 रजत ये भी लेकर आए हैं। चौथा आपके रतिका खाटा जी जो ये धौलपुर से हैं, फ्री स्टाइल और इंडिविजुअल मेडले। अब ये इंडिविजुअल मेडले क्या है, इंडिविजुअल मेडले श्रेणी में ऐसा होता है कि ये जो चारों श्रेणियां होती है उसमें एक फिक्स टाइम होता है। उस फिक्स टाइम के अंदर इन चारों श्रेणियों में थोड़ा थोड़ा करके फिक्स टाइम के आधार पर जो है इन चारों श्रेणियों में तैराकी स्विमिंग जो वो की जाती है। पहले आपका बटरफ्लाई कर लिया, फिर आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक कर लिया, फिर आपका बैक स्ट्रोक कर लिया, फिर आपका फ्री स्टाइल कर लिया। इस प्रकार जो है चारों श्रेणियों में चारों प्रकार से जो है वो तैराकी की जाती है, वो इंडिविजुअल मेडले होता है। तो ये रतिका खाटा जी है, धौलपुर से संबंधित है और 4 गोल्ड और 1 रजत ये भी लेकर आए हैं। आपके मोहम्मद अनस जी वो फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और बेस्ट स्ट्रोक 3 श्रेणियों में 2 गोल्ड मेडल जो है वो आपके लेकर आए हैं मोहम्मद अनस जी। ठीक है साथियों, ये आपका हो गया तैराकी। दक्षिणा जोशी जी ने जो है रजत पदक जीता। बहुत सालों बाद जो है तैराकी के अंदर राजस्थान ने जो है पदक जीता है। 20 सालों बाद, लगभग 20 साल बाद सीनियर नेशनल तैराकी में जो राजस्थान ने पदक जीता है। कौन सी, सीनियर नेशनल तैराकी में राजस्थान ने पदक जीता। कौन जीत के आए हैं आपने, दक्षिणा जोशी जी। 79वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो अहमदाबाद में जयपुर की दक्षिणा जोशी जी ने 200 मीटर कौन सी श्रेणी भाई, बटरफ्लाई श्रेणी के अंदर। जो चौथी श्रेणी अपन ने देखी थी बटरफ्लाई श्रेणी के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। किसने जीता है भाई, दक्षिणा जोशी जी। कौन सी श्रेणी, 200 मीटर बटरफ्लाई श्रेणी में अंदर। कहाँ आयोजित हुई थी, अहमदाबाद के अंदर आयोजित हुई थी। 20 साल बाद पदक आया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये तैराकी की न्यूज के हिसाब से। दक्षिणा जोशी जी। राष्ट्रीय पैरा तैराकी की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुई थी, उसके अंदर ये पैरा तैराकी है। इसके अंदर जो जयपुर के सिद्धांत कुमार जी, इन्होंने 3 पदक जीते। कौन कौन सी श्रेणियां भाई, 100 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले और 100 मीटर बटरफ्लाई में कांसे लेकर आए हैं। कौन, सिद्धांत कुमार जी। कहां से, जो आयोजित की गई थी बेंगलुरु में पैरा तैराकी के अंदर। तो सिद्धांत कुमार जी पैरा तैराकी से संबंधित है। और दक्षिणा जोशी जी जो 20 साल बाद जो है रजत पदक लेकर आए तैराकी के अंदर। अब आ गया आपका बैडमिंटन।
फ्रांस पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 जो कहाँ आयोजित किया गया, फ्रांस के अंदर। जो जयपुर के जो कृष्णा कुमार जी हैं, कृष्णा नागर जी, उन्होंने पुरुष एकल एसएच 6 वर्ग में, कौन से वर्ग में, पुरुष एकल एसएच 6 वर्ग में कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने, कहां पर, ये दो चीजें ध्यान रखनी है, फ्रांस पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 के अंदर आपका गोल्ड लेकर आए हैं कृष्णा नागर जी, जयपुर से संबंधित है। कौन सा श्रेणी है, एसएच 6 में। कृष्णा नागर जी ने हराया चार्ल्स नोक्स को, ये भी ध्यान रखना भाई, ये फैक्ट भी उसके अंदर एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है। चार्ल्स नोक्स जी को हराया, जो पेरिस पैरालंपिक में पहले गोल्ड लेकर आए थे, उनको इन्होंने हराया 2 सेटों में। एक स्कोर रखा है रहा इनका 21-19, दूसरे में इसका उनका स्कोर जो है 21-11 रहे। मिक्स्ड डबल्स, मिक्स्ड एवं पुरुष डबल्स में भी इन्होंने 2 कांसे जीते। अब ये मिक्स्ड और पुरुष डबल्स क्या होता है, मिक्स्ड में क्या होता है कि एक महिला और एक पुरुष एक टीम में, एक महिला एक पुरुष दूसरी टीम में, और पुरुष डबल्स में 2 पुरुष एक टीम में, 2 पुरुष एक टीम में। उन्होंने भी जो है उस श्रेणी में भी जो है, उस प्रतियोगिता में भी इन्होंने 2 पदक जीते। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात वो याद रखनी है, जयपुर के कृष्णा नागर ने पुरुष एकल एसएच 6 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है भाई। कौन सी प्रतियोगिता थी, फ्रांस पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026, जयपुर से संबंधित है कृष्णा नागर जी, एसएच 6। राजस्थान बैडमिंटन संघ है, इसमें जो है नए अध्यक्ष जो है फिर से जो है एक बार फिर जो है एक मर्तबा फिर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी को पुनर्निर्वाचित किया गया अध्यक्ष के रूप में। ये कितने साल तक इनका कार्यकाल रहेगा भाई, तो 4 साल के लिए। कब हुआ चुनाव, 18 जून 2026 को। कहाँ हुआ भाई, बिलवाड़ा के अंदर। इतनी चीजें याद नहीं रखो तो कार्यकाल तो इनका याद रखना है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जी राजस्थान बैडमिंटन संघ के दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जो अपने केंद्रीय मंत्री भी है। सचिव के शर्मा जी है, कोषाध्यक्ष जाकिर हुसैन जी है, और चयन समिति अध्यक्ष जेपी भट्ट जी है। अब आप मुझे ये बताने का प्रयास करें कि ये जो है कहां से जो है वो सांसद है। दूसरा, इनकी पर्यटन मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी है, सॉरी इनकी जो मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी है। हालांकि मैंने बातों में बता दिया, पर फिर भी जो है आप सही से डिकोड करें एक बार, तो इनकी जो मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी है, ठीक है ना साहब। तो क्या याद रखना, राजस्थान बैडमिंटन संघ, इनके जो है वापस अध्यक्ष कौन चुने गए, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जो जीएसएस जी है, वो इनके जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। कार्यकाल जो है इनका 4 सालों का रहा है। सचिव इसमें के शर्मा जी है, कोषाध्यक्ष इसमें जाकिर हुसैन जी है, और चयन समिति के अध्यक्ष जेपी भट्ट जी हैं। 4 साल का कार्यकाल रहेगा। राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल बॉल बैडमिंटन, ये कौन सी बैडमिंटन है भाई, बॉल बैडमिंटन। बॉल बैडमिंटन में क्या होता है भाई, इसके अंदर जो शटल कॉक की जगह जो है पीले रंग की एक ऊनी गेंद का प्रयोग किया जाता है, और दूसरा सामान्यतः जो है बैडमिंटन कोर्ट होता है उससे थोड़ा सा बड़ा जो है इसका बैडमिंटन कोर्ट होता है। स्कोर में भी जो है उसमें 21 तक रहता है, इसमें शायद 35-36 तक का जो है वो स्कोर रहता है। इस प्रकार का जो डिफरेंस है वो बॉल बैडमिंटन है, ये सामान्यतः जो बैडमिंटन है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर जो है दोनों विजेता टीमें पूरे टूर्नामेंट में अजय रही है। इन दोनों टीमों को किसी ने नहीं हराया, चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स और पिंक सिटी रॉयल्स। ये दोनों, पुरुष में कौन से, चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स, और महिला के अंदर पिंक सिटी रॉयल्स। किसको हराया भाई, पुरुष ने जोधपुर वॉरियर्स को, महिला ने किसको हराया भाई, शेखावटी वॉरियर्स को। ये स्कोर रहे इनके 35-30, 23-35, 35-33, और महिलाओं का जो है 35-25 और 35-33 से हराया। यहाँ मुकाबला रोमांचक था थोड़ा सा, और यहाँ भी थोड़ा सा दोनों मुकाबले जो है थोड़े रोमांचक रहे। जीते कौन है भाई, चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स, पिंक सिटी रॉयल्स। महिला में पिंक सिटी रॉयल्स, पुरुष के अंदर चित्तौड़गढ़ स्मैशर्स। कौन सी प्रतियोगिता, राजस्थान प्रीमियर लीग बॉल बैडमिंटन। कहाँ आयोजन हुआ, जयपुर के अंदर। कौन सा स्टेडियम, चौगान स्टेडियम, जून 26 के अंदर राजस्थान बॉल बैडमिंटन संघ द्वारा ये आयोजित किया गया। अब आपके पैरा कबड्डी, पैरा कबड्डी और गोल्फ की बात कर लेते हैं। गोल्फ में देखें तो एक सुपित्रा जूनियर वर्ल्ड गोल्फ इंडोनेशिया के अंदर आयोजित की गई थी। सुपित्रा जूनियर वर्ल्ड गोल्फ इंडोनेशिया के अंदर आयोजित की गई थी, जिसमें आपके जो है 13 वर्षीय जो गोल्फर है ओजस्विनी सारस्वत, जयपुर निवासी है और रनर अप रही है। रनर अप, जैसा मैंने पहले बताया, रनर अप कौन होते हैं, जो रनर अप वे होते हैं जो विजेता से सेकेंड पोजीशन जो हासिल करने वाले होते हैं, उन्हें फर्स्ट रनर अप कहा जाता है। और ये जो इन्होंने जो है ओजस्विनी सारस्वत जी ने जो है 13 वर्ष की आयु में जो है गोल्फ के अंदर जो है जयपुर की जो है ये रनर अप रही है। कौन सी गोल्फ प्रतियोगिता के अंदर, सुपित्रा जूनियर वर्ल्ड गोल्फ इंडोनेशिया के अंदर जो आयोजित की गई।
बेस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर की जो श्रेणी है उसके अंदर 2 अंडर पार का बेहतरीन स्कोर बनाया है इन्होंने। कितने अंडर पार का? 2 अंडर पार का। मतलब इसके अंदर जो है वो जो है स्ट्रोक होते हैं वो तय रहते हैं इसके अंदर, गोल्फ के अंदर। मतलब स्कोर तय किए, स्ट्रोक जो होते हैं वो तय किए जाते हैं, और उस स्ट्रोक में जो है इन्होंने उस तय स्ट्रोक से पहले ही 2 अंडर पार पहले ही, मतलब 2 अंडर जो गोल्फ से जो ऐसे खेला जाता है उसके अंदर छड़ी के माध्यम से जो है बॉल को जो है उस छेद के अंदर जो है पहुंचाया जाता है, उसके अंदर 2 अंडर पार स्कोर पहले ही जो है इन्होंने उस गेंद को जो है 2 स्ट्रोक कम यूज में लेते हुए इन्होंने जो है गेंद को पहुंचा दिया था। तो उस श्रेणी में इनको जो है बेस्ट प्रोमिसिंग श्रेणी में 2 अंडर पार का बेहतरीन स्कोर इन्होंने बनाया। और कितनी वर्षीय है? मात्र 13 वर्षीय जो गोलपर हैं ओजस्विनी सारस्वत जी, नाम याद रखना। फर्स्ट रनर अप रही है और फर्स्ट राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी, राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी, इसका आयोजन आपके 4 से 6 जून को आयोजन किया गया एलपी इंटरनेशनल एकेडमी भरतपुर के अंदर। तो फर्स्ट राज्य स्तरीय सीनियर पैरा कबड्डी का पहली बार आयोजन किया गया आपके भरतपुर के अंदर। पुरुष वर्ग में आपका अजमेर विजेता रहा है और उप विजेता इसमें आपका आयोजक जो था भरतपुर रहा है। महिला वर्ग में आपका जयपुर रहा है। योगासन, प्रथम विश्व चैंपियनशिप एवं अंतरराष्ट्रीय विश्व योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय विश्व योग दिवस के बारे में तो अपन ने पहले ही देख लिया था। 21 जून को आबूरा सिरोही वृद्धावस्था के लिए योग संगम पोर्टल तक लगभग 85 प्लस लाख पंजीकरण में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, योग संगम पोर्टल पर जो पंजीकरण हुए उसमें राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर रहा। फर्स्ट विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के अंदर आयोजित की गई, कहां पर? अहमदाबाद के अंदर। यह भी पहली बार आयोजित की गई। इसमें आपका भारत का दबदबा रहा, 102 गोल्ड मेडल लेकर आए भाई। टोटल 114 है, उसमें से 102 गोल्ड मेडल लेकर आए भाई। कितने? 102 गोल्ड मेडल, टोटल 114 ले रहा है, उसमें से 102 तो आपके गोल्ड ही है। भारत का इतना जोरदार जो है उसमें दबदबा रहा। देवांशी शर्मा जी जो है राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल की सिपाही भी है और पूर्व पहलवान है। इन्होंने हैंड बैलेंस इंडिविजुअल में स्वर्ण जीता, ये भी गोल्ड लेकर आए हैं। कौन सी श्रेणी में? हैंड बैलेंस इंडिविजुअल में। और इसके अलावा राजस्थान से आने वाले खिलाड़ियों में गायत्री देवी जी, अर्जुन परिहार जी, ऋतिक बिश्नोई जी ने 2, आर्यांशी स्वामी जी ने 2 और अर्जुन परमार जी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये इतने सारे खिलाड़ी भी जो है गोल्ड लेकर आए हैं। देवांशी शर्मा जी थोड़ा सा याद रखना। इसके अलावा जो 102 गोल्ड लेकर आया पूरा भारत 114 मेडल्स में से। ये कौन सी प्रतियोगिता थी आपकी? विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कैडेट नेशनल कैडेट जुड़ो। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? आपके चंडीगढ़ में। राजस्थान बालक टीम उपविजेता रही इसके अंदर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आजकल आरपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन जो वो पुटअप कर रहा है। राजस्थान बालक टीम जो है इसके अंदर उपविजेता रही, सेकेंड पोजीशन रही है किसकी? बालक टीम की। कहां पर आयोजन हुआ? चंडीगढ़ के अंदर। कौन सा? कैडेट नेशनल जूडो। कुल पदक 6। कितने पदक लेकर आए? 6 पदक, 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य। 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य। स्वर्ण कौन लेकर आए हैं? गोल्ड जो लेकर आए हैं वो आपके ले रहे हैं सौरभ जी, 6 स्वर्ण और 6 सौरभ जी। सौरभ जी लेकर आए हैं आपका गोल्ड लेकर आए हैं। कितने किलो में लाए हैं भाई? तो 66 किलो के अंदर लेकर आए। रजत कौन लेकर आए हैं? आपका सिल्वर अंकित राजौरा जी और विनय आचार्य जी। अंकित राजौरा जी 55 केजी में, विनय आचार्य जी 60 केजी के अंदर। कांस्य कौन लेकर आए हैं भाई? आपका अश्विन भारद्वाज जी 81 केजी में। कितने केजी में? 81 केजी में। दिव्या पवार जी 57 केजी में और अंजलि चौधरी 63 किलोग्राम में। कैडेट नेशनल जूडो आयोजन कहाँ हुआ आपका? चंडीगढ़ में। राजस्थान बालक टीम आपकी जो है सेकंड पोजीशन पे रही। टोटल 6 पदक लेकर आए, 1 गोल्ड लेकर आए हैं। सौरभ जी कितने किलोग्राम में लेकर आए हैं? ये 66 किलोग्राम में ये लेकर आए हैं। 2 रजत अंकित जी और विनय जी लेकर आए। अश्विन जी, दिव्या जी, अंजलि जी ये जो है कांस्य मेडल जो है वो लेकर आए। आयरन मैन राजेंद्र भास्कर जी, बहुत शानदार जो है इनका रहा है इसके अंदर। राजेंद्र भास्कर जी क्या है? ये आयरन मैन फिनिशर। राजेंद्र भास्कर जी जो है जयपुर के ट्रायथलीट है। अब ट्रायथलीट क्या होता है? ट्रायथलीट में ऐसा होता है कि 3 खेल एक साथ ही करने होते हैं, 3 के। जो ये राजेंद्र भास्कर जी है एक्चुअली में ये एक IITian है।
अच्छी खासी जो है इनकी कॉर्पोरेट जॉब थी, अच्छे खासा इनका पैकेज था, जयपुर के ही निवासी हैं, शानदार जो इनका वो था। पर इनका ये रहा कि थोड़ा-सा इनके साथ चीज़ें ऐसी हुई कि कॉर्पोरेट जॉब लगातार करते हुए, लगातार बैठने से एक तो थोड़ा-सा मानसिक तनाव इनका जो है बढ़ा, और दूसरा जो है इनका मोटापा जो है वो हल्का-सा बढ़ गया था। तो इनको वो थोड़ा-सा पसंद नहीं आया, और इन्होंने अपनी इस स्थिति को इस प्रकार डायवर्जन दिया, मतलब कहीं आपको जो है हार नहीं माननी, और इस प्रकार डायवर्जन दिया कि आयरन मैन बनकर आपके सामने आए। 3 प्रकार, एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाला आदमी इस प्रकार का खेल में जाकर इतना शानदार पदार्पण अपना कर सकता है, वो राजेंद्र भास्कर जी ने करके दिखाया। हमारे लिए, सबके लिए जो है प्रेरणा का ये स्रोत है। एक आपका कहाँ फील्ड, और एक आप कौन से फील्ड में जाकर क्या अचीव कर रहे हो, इस प्रकार का, मतलब एक प्रकार यूँ कहें ना कि डिप्रेशन नाम का कोई सीन नहीं होता है, तनाव नाम की जो है वो चीज़ नहीं होती। कुल मिलाकर जो भी होता है, अपना जो कॉन्फिडेंस होता है वो जो है वो लो हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंस, मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर किसी बंदे का कॉन्फिडेंस जो है वो अगर लो हो रहा हो कभी-कभी, तो अगर वो इस स्टेज पे है तो पूरा ही गिर जाना चाहिए भाई। जितना कॉन्फिडेंस गिरना है वो पूरा ही गिर जाए एक बार में। अगर जब वो पूरा गिर जाएगा तो उसके बाद यहाँ जो वो पहले था, तो वहाँ वापस जब बूस्ट होगा ना उसका कॉन्फिडेंस, यहाँ नहीं रुकेगा, वो यहाँ जाएगा। इस लेवल पे तो वो रहेगा ही नहीं, या यहाँ के जो उसके साथी थे वो सब यहाँ के यहाँ रह जाएंगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, एक बार डाउनफॉल आया, इसके बाद यहाँ वो स्टेप लेगा ही नहीं, सीधा यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी था वो, यहाँ तो ऑलरेडी था, उसको तो यहाँ से गिराया गया, लोगों ने उसका कॉन्फिडेंस लूज किया, वो गिरा, वो उसका डाउनफॉल आया, उसने सीखा, वापस खुद को बनाया, फिर यहाँ क्यों रुकेगा वो, यहाँ के जो साथी हैं वो यही रह जाएंगे, वो यहाँ चला जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर गिरता है तो पूरा ही गिर जाना चाहिए, क्योंकि टूटना सबके सबको जो है नहीं मिलता, टूटना एक सौभाग्य की बात है, और ये सौभाग्य की बात जिसके साथ घटित होती है वो फिर जो है पहले वाली स्थिति में नहीं रुकता है, वो या तो जाता है ऊपर, पूरा ही जो है उसको जो करना होता है वो सारी चीजें अचीव कर लेता है। तो राजेंद्र भास्कर जी ने भी जो थोड़ा सा अपने चीजों को इस प्रकार डाइवर्जन दिया कि बेस्ट आयरन मैन फिनिशर बन के आए हैं। और इस प्रकार जो ट्रायथलीट के बारे में जो मैं बात कर रहा था, ये जयपुर निवासी है। ट्रायथलीट के अंदर होता है कि इसके अंदर 3 खेल जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। जैसे आपने सबसे पहले तैराकी कर ली, तैराकी के बाद में आप साइकिलिंग करोगे, और साइकिलिंग के बाद में आप मैराथन दौड़ करोगे, तीनों खेल एक साथ करने होते हैं। और उसमें इन्होंने इतनी महानता, इतनी माहिरता इन्होंने हासिल कर ली है कि देखो आप, एक साथ इन्होंने 226 किलोमीटर की कठिन आयरन मैन रेस 10 घंटे 6 मिनट में पूरी की। अब देख लो आप, 10 घंटे और 6 मिनट के अंदर जो है इतनी रेस, कितनी, 226 किलोमीटर की। एक बार तो सोच के ही यूं हो जाता है कि यार ये कैसे संभव, इन्होंने करके दिखाया है भाई, और आसान इन्होंने करके दिखाया है, तो आप भी कर सकते हो, आप भी कोशिश करो, कर सकते हो, अपन भी कर सकते हैं। 226 किलोमीटर एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाले बंदे के लिए ये इन्होंने करके दिखाया है, 10 घंटे 6 मिनट। अब इन्होंने उसमें क्या क्या किया, तो ये देखो, 3.8 किलोमीटर तो इन्होंने तैराकी की, पहले तो इन्होंने स्विमिंग की 3.8 किलोमीटर की, फिर 180 किलोमीटर कंटिन्यूस ये जो है साइकिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद 42 किलोमीटर की जो है मैराथन दौड़ करते हैं। इस प्रकार जो है टोटल एक 226 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये 10 घंटे 6 मिनट में ये पूरी कर लेते हैं। इस प्रकार जो है आयरन मैन जो है, याद रखना भाई, राजेंद्र भास्कर जी, आयरन मैन राजेंद्र भास्कर जी। बात करते हैं आइस हॉकी की, सुरभि मिश्रा जी, स्क्वैश स्टार ने नई दिल्ली एथलीट फोरम 2026 में भाग लिया। तो सुरभि मिश्रा जी जो है इन्होंने एथलीट फोरम 2026 के अंदर जो है वो भाग लिया। आइस हॉकी राजस्थान अंडर 12 टीम ने नेशनल चैंपियनशिप देहरादून में कांस्य पदक जीता है भाई। तो आइस हॉकी के भी ये 2 डेटाज हैं, वो याद रखना। हॉकी खेल अकादमी का शिलान्यास किया गया। हॉकी खेल अकादमी आपके कहाँ बनाई जा रही है भाई, तो जैतारण पाली के अंदर। जैतारण पाली के अंदर, मेन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ये पूछेगा। जैतारण पाली के अंदर जो है वो आपकी हॉकी खेल अकादमी बनाई जा रही है। 31 मई 2026 को फीता कटा था। अविनाश जी जो अपने मंत्री साहब है, उन्होंने इसका जो है, अविनाश गहलोत जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। हॉकी टर्फ व हॉकी खेल अकादमी परियोजना, हॉकी टर्फ और हॉकी खेल अकादमी दोनों इसमें। इसकी लागत जो है वो 6.59 करोड़ रुपए रखी गई है। लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है 12 जनवरी 2027 तक ये पूर्ण होकर आपके लिए सेवा में हाजिर हो जाएगी। कौन सी, हॉकी खेल अकेडमी, कहां पर, जैतारण पाली के अंदर। उद्घाटन किसने किया, मंत्री अविनाश गहलोत जी ने। परियोजना कौन सी, हॉकी टर्फ हॉकी खेल अकादमी द्वारा।
6.5 करोड़ की इसमें लागत रखी गई है। 12 जनवरी 2027 तक ये पूर्ण हो जाएगा, लगभग 2027 तक पूर्ण हो जाएगा, इतना याद रखना। मेनली लोकेशन याद रखना इसकी। ये अपन ने रैंकिंग देखी थी, दूध उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। जिले की बात करें राजस्थान में, तो वो कौन सा प्रथम जिला है? जयपुर जो है वो राजस्थान के अंदर प्रथम जिला है। योगदान टोटल लगभग 15%, 14.82%। आकांक्षी ब्लॉक में आपका निमराना ब्लॉक है, और निमराना ब्लॉक जो है कौन जारी करता है ये रैंकिंग? तो नीति आयोग जारी करता है। 2025-26 के तहत जो है तृतीय तिमाही के अंदर जो है ये आपका निमराना ब्लॉक जो है वो सेकेंड रैंक प्राप्त करता है राष्ट्रीय रैंकिंग में। राष्ट्रीय डेल्टा रैंकिंग में आपका सेकेंड रैंक प्राप्त करता है। गर्म शहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके द्वारा जारी की जाती है। उसके अंदर जो है टोटल 50 शहरों में आपका जयपुर भी शामिल है। अहमदाबाद आपका सेकेंड नंबर पे, और टोटल जो है 50 शहर में उसमें भारत के 14 शहर शामिल किए गए हैं। धन्यवाद साथियों। यह आपकी जो है पूरा जून मंथ जो है राजस्थान करंट अफेयर जो है बेहतरीन तरीके से आपको जो है क्लास के माध्यम से करवाने का काम किया है मैंने। इसके बाद आपको जो इनसे संबंधित जो पीवाईक्यू की क्लास जो है वो भी रखेंगे, और एफवाईक्यू जो अपन ने बनने वाले हैं, एमसीक्यू भी अपन जो इसमें लेकर आएंगे। जितने ज्यादा एमसीक्यू बनेंगे, एमसीक्यू अपन जो करेंगे वो सिंगल ऑप्शन बेस्ड नहीं करेंगे, वो सारे के सारे जो है उसमें किस प्रकार आपका जो पूरा खेल है वो पूरा का पूरा खेल उसमें कैसे कवर किया जाए, उस प्रकार के टॉप लेवल के एफआईक्यू जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा ये है कि अब जो है जून के बाद जुलाई करंट अफेयर भी जो है थोड़े दिनों बाद में आपके बीच में आ जाएगा। उससे पहले आप जो है जून को बेस्ट करके इसमें जून में थोड़े से पेज में जो है आप जो है नोट्स बना लीजिए, और इसमें केवल जो स्लाइडें दी गई है उन स्लाइडों पर आप ध्यान दीजिए। जो समरी वाली स्लाइड है उन समरी वाली स्लाइडों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, याद हो जाएंगे। इतने कठिन भी नहीं है और इतने आसान भी नहीं है, तो आराम से हो जाएंगे। इस क्लास के बाद में मैं आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा, और आप जो है पहली क्लास को जैसा प्यार दिया वैसा ही प्यार जो इस क्लास को भी मिलेगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।